तो बहुत सारे ट्रिगर के साथ हमने हेडलाइंस आपके सामने रखी हैं और उम्मीद करते हैं हेडलाइंस से आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि बाजार के आज रिदम क्या है, यानी कि आज मार्केट कैसे आपको ट्रेड करता हो। देखिएगा गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट नीचे दिख रहा है। हालांकि मेरे को अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि 90 पॉइंट नीचे खुल भी जाएगा कि नहीं खुलेगा। इससे कुछ इंडिकेशन आपको फ्राइडे को सेशन में आते हुए दिखे थे, जब मार्केट ने साइडवेज कर दिया था। और ये बात हमने आपको फ्राइडे के सेशन में बोली थी कि हमको ऐसा लगता नहीं कि बाजार यहाँ से चलेगा, हमको किसी डिप की रिक्वायरमेंट है। वो डिप मार्केट के अंदर चाहिए ही चाहिए, दोनों लोगों के लिए हेल्दी है और वो डिप मार्केट के अंदर आज आ रहा है। मैं और अभिषेक अगले 2.5 घंटे आपके साथ बने रहेंगे। मेहमानों को अब अपने साथ जोड़ लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से और सरल तरीके से रख पाएँ। हमने 4 विंडोज़ भी बनाई हैं आपके लिए, ताकि वो 4 विंडोज़ के अंदर आप 4 एम ट्रिगर को और देख पाएँ। एक बार जरा विंडोज स्क्रीन पे ले आइएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, फिर खबरों वाले शेयर, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, सब कुछ आपके सामने आता जाएगा। डाउ सपाट बंद हुआ था। गिफ्ट निफ्टी के अंदर इस समय करीब 90 पॉइंट के आसपास की कमजोरी है। फर्टिलाइजर शेयर पे ध्यान रखिएगा। जीएसटी में छूट का मामला टल गया है। इससे पहले बहुत जोर से भुनाया गया था मार्केट के अंदर कि छूट आ रही है, छूट आ रही है। शेयरों ने 20-20, 30-30% के रिटर्न्स भी दिए हैं। बी अवेयर, सावधान। इसीलिए मैं कह रहा था कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ कई बार हो जाता है। मान लीजिए खबर आ भी जाती ना, तब भी शायद फर्टिलाइजर वाले शेयर नहीं चल पाते, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी चल चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को राहत है। कार ट्रेड में एक ब्लॉक डील की खबर भी आई है, इस पे बारे में भी चर्चा होगी। अदानी पोर्ट की सेंसेक्स में एंट्री और साथ ही स्टेनली आईपीओ का आज दूसरा दिन है। ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कंपनी है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ आपको बताया हुआ है। तो 4 अहम ट्रिगर के साथ हम आपके सामने आज हाजिर हैं। और पहला एक काम करते हैं, हमेशा की तरह ग्लोबल मार्केट्स को चेक कर लेते हैं कैसा क्या हुआ यूएस के अंदर या फिर और ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, जिसके वजह से बाजार को हल्का सा नीचे आना पड़ा। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। क्या ये यूएस से कनेक्शन के हिसाब से 90 पॉइंट नीचे है या फिर हमारी अपनी वजह से 90 पॉइंट नीचे है? यूएस से कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है, अपनी ही वजह होंगी, क्योंकि अगर हम यूएस बाजारों की अगर हम बात करें तो वहां पर एक मिक्स ट्रेड देखने को मिला है। आईटी की अगर हम बात कर लें तो वहां पर जरूर थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन है, क्योंकि एनवीडिया जिसमें हमने तूफानी तेजी देखी थी, वो शेयर पिछले हफ्ते करीब 4% के आसपास से टूटा है। उसके चलते हमने नेस्डेक पर दबाव देखा है। डाउ जोन्स मार्जिनली बिल्कुल हल्के से गेंस के साथ हर इंशान में ये बंद हुआ है शुक्रवार को। अगर हम बाकी आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो आर्थिक आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। सर्विसेज पीएमआई हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज किया है और अनुमान से बेहतर आंकड़े आए हैं। सर्विसेज पीएमआई का जो आंकड़ा है वो है 55.1 का। आपको बता दें कि 50 का आंकड़ा अगर है उसके ऊपर जो होता है वो दिखाता है कि इकोनॉमी में तेजी है, 50 के नीचे का आंकड़ा दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्शन है। तो यूएस जो पीएमआई है वो 2 साल के ऊपरी स्तर पर है और इन्हीं आंकड़ों के चलते थोड़ी सी हमने बॉन्ड यील्ड के में भी थोड़ी तेजी देखी है। कुछ अगर हम नतीजों की बात करें अमेरिकी बाजारों में तो इस हफ्ते जो होगा फेडेक्स के नतीजे आएंगे, माइक्रॉन के नतीजे आएंगे, इसके अलावा नाइकी के नतीजों पर भी बाजार की नजर होगी। और अगर आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो हालांकि शुक्रवार को आंकड़े आएंगे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पीसीई के, और इसको फेड बहुत ही क्लोजली वॉच करता है, तो ये आंकड़ा भी नजर में रहेगा। लेकिन बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ऊपर है, सोने पर दबाव है क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, डॉलर में तेजी आई है, इसके चलते सोने पर थोड़ा सा प्रेशर है। 1.5% गिरा है सोना और भाव है $2330 के आसपास। हालांकि क्रूड पर भी थोड़ा प्रेशर आया है, $85 के नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन रेंज कहीं ना कहीं डिफाइंड है। $80 से $85 के बीच ही कच्चा तेल ये कारोबार कर रहा है, तो वहां से भी बहुत ज्यादा कुछ रीड करने को लेकर नहीं है। लेकिन एशिया से संकेत आप जरूर ये कह सकते हैं कि वो थोड़े से कमजोर हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी 100 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, 23,400 के आसपास है। और आप देखिए कोरिया के बाजार कमजोर हैं, और एक और बाजार जहां से हम क्यूज लेते हैं वो है हांगकांग के बाजार, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। तो एशिया से कमजोरी है, यूएस कह सकते हैं कि मिक्स्ड है, वहां पर आर्थिक आंकड़े ठीक आए हैं। क्रूड को लेकर कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो 100 अंकों की गिरावट है हम कह सकते हैं कि अपने ही फैक्टर्स पे होगी। हालांकि डिम्पी पिछले हफ्ते हमने देखा कि 4 दिन ही बाजार खुले थे, लेकिन 23,500 के आंकड़े को बाजार ने काफी हद तक होल्ड करने की कोशिश की है। और आप जैसा कि बता भी रहे थे कि आज शायद फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज हम गिरावट हम थोड़ी सी देखें, थोड़ी मुनाफा वसूली देखें, क्योंकि 35%, 40% पिछले हफ्ते रनअप रहा है। एक बार एक काम कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले जरा ये बता देते हैं कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है
शनिवार को, उसमें फैसले क्या क्या हुए हैं। तो फर्टिलाइजर पर तो जीएसटी माफ हुआ नहीं है, 5% जीएसटी है। जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से फिर फैसला लेगा। जो मेटल के जो दूध के जो कैन होते हैं, जो दूध के डब्बे होते हैं, उस पर एक समान 12% जीएसटी लगेगा। सभी जो कार्टन बॉक्स होते हैं, सोलर कुकर, 12% की जीएसटी की सिफारिश की गई है। अब जो रेलवे के जो यात्री हैं उनको राहत देने की ज़रूर कोशिश की गई है और जहां जहां भी उनको राहत दी जा सकती है वो दी गई है। प्लेटफॉर्म टिकट पर, रिटायरिंग रूम पर, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम, जो बैटरी ऑपरेटेड जो कार होती है उस पर जीएसटी हटाया गया है। इसके अलावा फायर स्प्रिंकलर समेत जो जितने तरह के स्प्रिंकलर होते हैं सब पर जीएसटी में राहत मिली है। छात्रों को भी राहत दी गई है। शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के जो हॉस्टल्स होते हैं वहां पर प्रति व्यक्ति प्रति महीने 20,000 से अगर कम के किराए हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा फेक इनवॉइसिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी लागू होगा और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा वित्त मंत्री ने जताया है। हालांकि इस पर राज्यों को ही फैसला लेना होगा, देखना होगा कि आगे क्या निकल कर आता है। हालांकि जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी वो होगी अगस्त में, तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि एफआईएस की और डीआईएस की तरफ से संकेत क्या है, लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की है, और फिर आपको एक एक करके डिम्पी ये बिल्कुल सटीक तरीके से निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, अगर आप लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं उस पर आपके लिए क्रिस्टल क्लियर व्यू मिलेगा। आप नोट कर लीजिएगा, लेवल्स भी आप नोट कर सकते हैं और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पहले एफआईएस की बात 21 जून की, यानी कि अगर हम शुक्रवार की बात करें तो 1790 करोड़ रुपए की वहां पर सेलिंग आई है 4-5 सत्रों की लगातार खरीदारी के बाद। और अगर हम डीआईआईस की बात करें तो वहां पर बाइंग है 1237 करोड़ की। डिम्पी, किस तरह की है लॉन्ग होल्डिंग, कितना बदलाव है उसमें? किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है क्योंकि शुक्रवार का दिन टिपिकली साइडवेज था। तो साइडवेज जब होता है तो कोई भी बड़ा पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर नहीं आता है। आप इस चीज़ को भी नोटिस कर रहे होंगे कि हमने आपको लगातार 550-600 से ये बात बताई है कि भाई आपका ना रिस्क रिवॉर्ड उतना ठीक नहीं है। आप नए वाले लोगों को ना वेट करना चाहिए। उस दिन भी मार्केट ऊपर था 90 पॉइंट। फ्राइडे को अगर किसी को याद होगा तो ओपनिंग में हमने उस दिन ये डंकी की चोट पे ये बात बोली अपने डाटा की हेल्प से कि ये जो 90 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है ना, 90 पॉइंट रहेगा नहीं, ये नीचे भी आएगा। और आप मानेंगे करीब 90 पॉइंट ही नीचे उसने और मार्केट को दिखाया। खैर उससे भी नीचे चला गया था बाद में तो, लेकिन कुल मिला के बात सारी यही है कि बाजार अपने लेवल्स के बदौलत अपनी एक डिसिप्लिन बॉय बनने की कोशिश कर रहा है। और ये मार्केट बहुत अच्छा होता है जब मार्केट एक डिसिप्लिन बॉय की तरह होता है। आपने इलेक्शन वाला फेस पूरा देखा, वहाँ पे डिसिप्लिन ब्रेक हुआ, एग्जिट पोल में सुपर तेज़ी, फिर बाद में गिरावट, फिर मार्केट का कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन। तो ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन होती है जिसमें एक रेगुलर ट्रेडर्स के बस का बहुत कुछ नहीं होता। हमेशा सबको लेफ्ट आउट वाली फीलिंग होती है कि मेरे से तो छूट गया, मेरे से तो छूट गया। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अगर स्टूडियोज़ में जितने लोग सुन रहे हैं, पीसीआर में जितने लोग सुन रहे हैं, न्यूज़ रूम में आप दर्शक जितने सुन रहे हैं, सबका अपना अपना अनुमान ये है कि हमसे कुछ ना कुछ छूट गया। ये फोमो फैक्टर होता है जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी अपने चरम पर आ जाती है, और वही हुआ भी था। लेकिन अब सब कुछ वापस से शांत है, विक्स भी शांत है, सारी चीज़ें अपने आप में शांत हैं। आते हैं नंबर्स पे ही, 57% की लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे एफआईज को भी पता था जीएसटी की बैठक होने जा रही है, एफआईज को ये भी पता है कि बजट आएगा, एफआईज को काफ़ी हद तक इस चीज़ का भी आकलन है कि बजट में क्या क्या हो सकता है। ये सिर्फ हमारी और आपकी पहुंच की बात नहीं है, ये उनकी पहुंच है, और उनकी पहुंच की बात बहुत बड़ी होती है और ज़्यादा सटीक होती है। तो इसलिए अगर एफआईज 57% यानी कि मेजॉरिटी हिस्सा लॉन्ग करके बैठा है तो ये बात तो समझी जा सकती है कि एफआईज को कुछ ग्रीन शूज़ बजट के अंदर दिख रहे हैं। क्या आपका कंफर्ट बनता है उस जगह पर आके? नहीं, आपका कंफर्ट नहीं बनता था। इसलिए मैं कह रहा था कि डिप करके थोड़ा बैठो, और डिप आपको मिलेगा तो ज़रूर इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना। अब देखिए रिटेल की मैं पोजीशंस बताता हूँ। रिटेल के पास 46% लॉन्ग है, डीआईएस के पास 41% लॉन्ग है। इस तेज़ी के अंदर किसी ने अगर माल बेचा है तो बेचा है डीआईएस ने करीब 10% और रिटेल ने करीब करीब 20% माल अपना बेच दिया। तो अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटी कहाँ पर आएंगी मैं 2 लेवल्स आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ये बात सच है कि एफआईज और डीआईएस अगले 2 दिन भी
मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी या मंदी करने जा रहे हैं। मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और इस कंसोलिडेशन में कोई बड़ा पार्टिसिपेंट अगर पार्टिसिपेट करेगा तो कंसोलिडेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए कंसोलिडेशन के लिए ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि एफआईज, डीआईज और रिटेल की होल्डिंग अगले 2 दिन तक कोई मेजर चेंजेस में बदलाव नहीं होगा। होगा तो इक्का दुक्का % होगा, वो देखेंगे क्या होता है। आज के डिप के बाद थोड़ी कंडीशन बैक टू द नॉर्मल हो जाएगी, जो थोड़ा इन्फ्लेटेड था मामला। ठीक है, तो एफआईज से लेकर ये संकेत, लेकिन डिम्पी में पिछले पूरे हफ्ते की बात करूंगा, डाइवर्जेंस हमने साफ साफ देखा और निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल रहा, अगर स्थिर रहा, तो उसके पीछे बड़ी वजह ये रही कि बैंकिंग शेयर सपोर्ट दे रहे थे। करीब करीब पिछले हफ्ते 1000-1200 अंकों के आसपास की हमने तेजी देखी है। लेकिन निफ्टी 23,500 या 23,550 इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है पिछले पूरे हफ्ते। आज 100 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो जो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करें, स्टॉप लॉस कहां लगा के रखें, और जो फ्रेश ट्रेड जिनको करना है तेजी का, वो कहां पर करें? देखिए, पहले तो इसका जवाब देता हूँ, डाइवर्जेंस क्यों होता है और क्यों भरा जाता है। पहला बात, डाइवर्जेंस इसलिए होता है क्योंकि दोनों के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, कंट्रीब्यूशंस अलग अलग हैं। एक के पास 50 शेयर है, एक के पास 12 शेयर है, तो वेटेज भी अलग अलग होगी। जब वेटेज अलग होगी तो डाइवर्जेंस ज़रूर आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 4-5 निजी बैंक चल गए, तो आपका बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ चलेगा, जिसमें सरकारी बैंक नहीं होगा तो डाइवर्जेंस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट डाइवर्जेंस का, वो एफआईज के आने पर होता है। एफआईज के जाने पर और आने पर ये डाइवर्जेंस ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। कैसे होता है? जब एफआईज आते हैं ना, तो एफआईज उनका तरीका है आने का, वो कभी भी कैश पे बैटिंग नहीं करेंगे। वो आएंगे, पहले टॉप 100 काउंटर्स को पकड़ेंगे या फिर इंडेक्स को देखेंगे। टिपिकली पिछले 5 दिन से एफआईज जब भी मार्केट में काम कर रहे हैं, वो ऑप्शंस को बेच के कर रहे हैं और कैश या फ्यूचर्स में पोजीशंस लेते हैं। इसका मतलब हेज कर रहे हैं। ये डाइवर्जेंस इसलिए भी हुआ क्योंकि आईटी पे अभी भी 100% ट्रस्ट नहीं हुआ। ये डाइवर्जेंस इसलिए भी हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया था अपना, और बैंक निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई लगा के एक राउंड के लोगों को सिस्टम से बाहर करना होता है या एक राउंड के लोगों को अंदर लेके आना होता है। तो इसलिए ये मार्केट का सिनेरियो है, मार्केट का मैनेजमेंट है, जो कि आपको क्लियरली डाइवर्जेंस के तौर पर दिखता है। क्या डाइवर्जेंस आगे दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि एफआईज मेजॉरिटी हिस्से में ऑलरेडी अंदर है अभी 57% पे। क्या है डाइवर्जेंस और दिखेगा? नहीं दिखेगा। वजह क्यों नहीं दिखेगा? वजह क्योंकि एक बार जो निजी बैंक चलना शुरू है ना, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ऐसी कर ली है, क्या वो चलेंगे ना तो एबनॉर्मल इन नेचर होके नहीं चलेंगे, इसलिए डाइवर्जेंस नहीं आएगा। तीसरा, पुट कॉल रेशो भी अलाउ नहीं करता कि डाइवर्जेंस आएगा, क्योंकि पहले बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही सस्ता था, लेकिन अभी सस्ता नहीं है। तो ये जो आपने पहला डाइवर्जेंस वाला क्वेश्चन पूछा, मैंने टिपिकली उसके बहुत सारे फैक्चुअल डाटा से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट, निफ्टी पे, निफ्टी के 2 बड़े हिस्से। पहला, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। जिनके पास है, हमने उनसे पहले भी बात बताया था कि आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं करना। आप मेरे से ये बात भी कह सकते हैं कि सर 70 पॉइंट आपने हमारे छुड़वा दिए शॉर्ट के, अगर गैप के साथ खुला तो हमारे आपने 150 पॉइंट छुड़वा दिए। यस, मैंने आपके 150 पॉइंट छुड़वाए, हमने खुद भी छोड़े 150 पॉइंट। वजह मैं बता सकता हूँ, आपको ना पता भी नहीं चलेगा बाजार कब कब में स्ट्रांग हो जाएगा। क्या 23,500 से आपको पता था कि बाजार 50-50 खिसक खिसक के 700, 750, 800 तक भी आ जाएगा? नहीं, आपके सारे स्टॉप लॉसेस खा गया। भले 50-50 पॉइंट से चला, लेकिन 300 पॉइंट चल के उसने सब लोगों को साफ कर दिया जिनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे। इसलिए बाजार से एक्सपेरिमेंट ना करें, जो कह रहा है हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट से उसको हाँ बोल दीजिए। अब आते हैं डिप में। डिप आएगा तो 23,200, 23,002 लेवल है एंट्री करने की, जिसमें रास्ता बनेगा अंदर आने का। 23,200-300 के आसपास लेंगे तो थोड़ा क्वांटम कम रखना, क्योंकि 23,000 का रास्ता भी है अंदर आने के लिए, लेकिन वो थोड़ा फिजिबल नहीं है अभी ना, वो दिख नहीं रहा, वो ब्लिंक है, वो दूर से धुंधला धुंधला दिख रहा है कि 23,000 भी आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए 23,000 थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन है, कल परसों तक पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, 23,200-300 के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इसमें थोड़ा सा पॉइंट पे एंट्री ज़रूर कर सकते हैं। जिनके पास भी है, उनको अगर काटना है तो भाई सुबह ही काटो,
नहीं तो उनको लग रहा है ना मैं वॉलेटिलिटी झेल लूंगा, तो फिर आप सौदा भी मत काटो, फिर आप वॉलेटिलिटी झेल लेना और उसके बाद आपको भी लेवल्स मिल जाएंगे। मैं दोनों के टारगेट सेम बता देता हूं, 23,800 दोनों के टारगेट हैं। एंट्री करने के लेवल मैंने बता दिए, जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनको 3 दिन से सचेत भी कर रहे थे, आज फिर से बता दें, अगर वो डिप में वो भी झेल सकते हैं तो वो भी झेल लो, नहीं तो देखो बाजार को एक ना एक दिन फिर से ऊपर ही आना है, लेकिन डिप के साथ आएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लाएंगे, बस इतना ही फर्क होता है। तो डिम्पी, आज अगर मान लीजिए डिप आता है, अगर गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है, मान लीजिए उसको बाजार अगर फॉलो करता भी है, उसको अवॉइड करना है, थोड़ा सा और नीचे कंफर्ट मिलेगा। दो लेवल पे मैंने जैसे आपको बताया कि आपको 23,000 और 23,200 का लेवल है। अगर मान लीजिए मेरी कैपेसिटी है 6 लॉट लेने की, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 23,200 पे सिर्फ 2 ही लॉट लूँ। मैं 4 लॉट इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि मेरी नीचे पे एवरेज अच्छी आएगी और मेरे को बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा 23,000 पे। बट 23,000 आ जाएगा, इस समय खड़े होकर पूछना थोड़ा बेईमानी हो सकता है, क्योंकि एक तो डिफरेंसेस बहुत है, अभी भी 500 पॉइंट नीचे है 23,000, और 500 पॉइंट तोड़ते तोड़ते में ना आपके स्टॉक्स बहुत टूट जाएंगे और आपको ना फिर से वो गिल्ट वाली फीलिंग आने लग जाएगी कि मार्केट के अंदर तो कुछ नहीं है, बेकार है, इसको छोड़ दो। तो वो वाला जब फीलिंग आएगा ना, तब मार्केट अपना बॉटम बना के चलेगा और उसके लिए 500 पॉइंट बहुत होते हैं। तो ये 500 पॉइंट डिप आ जाएगा, इसकी मेरे को थोड़ा चांसेस कम लग रहा है, इसलिए 23,200 250 वाली अपॉर्चुनिटी को भी ना खोएं, एंट्री उसके अंदर भी ज़रूर करें। मैं ये आपके सामने ज़रूर बात कहूँगा, शॉर्ट नहीं करें। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट का पूछने जा रहे हैं तो मैं उसके लिए क्लियरली मना कर देता हूँ। मैं वजह आपको बहुत साफ बता चुका हूँ, ना तो पुट कॉल रेशो अलाउ करती है, ना ही मार्केट के सेंटीमेंट है, सामने बजट है, बाजार कब घूम जाएगा, कैसे घूम जाएगा, मेरे को और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा बच के रहें, आराम से ट्रेड करें। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल आपके लिए साफ साफ सलाह, और क्यों नहीं करना है इसके पूरे के पूरे तर्क आपके सामने। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक पर। पिछले हफ्ते की अगर हम बात कर लें तो 1550 वाला एचडीएफसी बैंक हो गया 1650 का, 1100 रुपये वाला आईसीआईसीआई बैंक हो गया 1150 का, और 1350 वाला एक्सिस बैंक हो गया करीब करीब 1350 रुपये के आसपास का। तो डिम्पी, एचडीएफसी बैंक से हम देख रहे हैं कि लीडरशिप भी आ रही है और बाजार को सपोर्ट भी मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक में आपको लगता है कि पिछले हफ्ते जो हमने तेजी देखी है, इस हफ्ते भी वो सस्टेन करेगी, आएगी, और जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको लॉन्ग करना है, उनको क्या अब मार्केट में कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी ने जो इस बार किया है ना, थोड़ा एबनॉर्मल इन नेचर किया है। आपको तो भूख तो लगी है खाने की, लेकिन भूख इतनी भी ना हो कि आप घर में तोड़फोड़ मचा दें। ये तोड़फोड़ मचा के भूख को मिटाया गया है, यानी किचन के अंदर गए, आपने सलीके से प्लेट के अंदर खाने नहीं डाला, लेकिन जो दिखा उसी के अंदर से खाना शुरू कर दिया। कुछ कुछ बैंक निफ्टी ने ये वाली फीलिंग दिलवाई है। ये आपको कैसे पता लगा, ये मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट चला, 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट चला। जिस दिन 1000 पॉइंट चला उस दिन एक सिंगल ट्रिगर भी मार्केट के पास नहीं था उसके चलने का, लेकिन एफआईज का पैसा इतना जोरदार तरीके से आया कि उसने 1000 पॉइंट बिना ट्रिगर के बैंक निफ्टी को चला दिया। ये है पहला पॉइंट जो नोटिस करने वाला है कि बैंक निफ्टी बहुत शॉर्ट स्पैन में बहुत अच्छे से चल चुका है, इसलिए बैंक निफ्टी को भी कंसोलिडेशन की जरूरत थी जो दिखाएगा। दूसरा पॉइंट, अभी आपने 3 बैंक के नाम लिए, एक्चुअली में यहीं पे इसकी जान बसती है बैंक निफ्टी की। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि बैंक निफ्टी की जान कहाँ पर है, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी की जान उन 4 बड़े प्राइवेट बैंक्स के अंदर पास है जिनकी वेटेज की बदौलत मार्केट ऊपर नीचे होता है, और वो चारों के चारों एफआईज फेवरेट भी हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी एफआईज आएगा उन चारों बैंकों को नोटिसेबल कंडीशन में डाल देना। कहीं भी आपको थोड़ा भी चार्ट अच्छा लगेगा, बैंक निफ्टी आंख मूंद करके ले लेना, क्योंकि वेटेज ही ड्रैग करवा देगी, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो पॉइंट हो गया है वेटेज और एफआईज की कैलकुलेशंस का। अब आते हैं कि लेवल्स के हिसाब से हम कहाँ पे खड़े हैं। देखिए, हम खड़े हैं 51,661 पे, हमको 51,000 पास के आसपास की एंट्री मिलेगी, हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनेगा। तो इसलिए 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर वेट करना चाहिए। जो नए लोग आ रहे हैं सिस्टम में, अब जो लोग पुराने हैं, अच्छा पहले मैं पुराने वालों को ही क्लियर कर देता हूं। जो नए लोग आ रहे हैं 51,000 में आए, स्टॉप लॉस उनको 50-800 का रखना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये तो 700-800 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस आ गया। हाँ, आ गया, क्योंकि मैंने बताया ना वर्टिकल राइज हुआ है शॉर्ट स्पैन में, इसलिए हल्का सा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी भी बनती है। इसलिए 51,000 के आसपास खरीदेंगे। आपके पास जाने के लिए 200 पॉइंट और आने के लिए 1000 पॉइंट है, क्योंकि टारगेट है 52,000 का। दूसरा पॉइंट, जो लोग पुराने हैं सिस्टम में, या तो एग्जिट कर जाते हैं। हमने तो आपको बहुत पहले बोला कि बाजार फटीक नहीं ले रहा, लेकिन एग्जिट करने का एक तरीका, अगर आपने एग्जिट नहीं किया
तो वॉलिटिलिटी झेल लो बॉस, आप भी 500-700 पॉइंट की वॉलिटिलिटी आएगी, वो झेल लोगे तो आप भी पार हो जाओगे, क्योंकि आपका भी टारगेट 52,000 है और दोनों का स्टॉप लॉस मैं 50-800 का बोलूँगा। ये स्टॉप लॉस में मैं इतनी गंभीरता से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो बजट आएगा ना, वो आएगा 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर, ऑलमोस्ट 20-22 तारीख के आसपास। अभी आप खड़े हो 24, एक महीना है, एक महीने के लिए कोई बजट के नाम पर मार्केट में नहीं टिकेगा, तो इसके अंदर डिप आना ज़रूरी है। वो हो सकता है किसी और वजह से भी आ जाए। अभी तो एक्सपायरी भी पेंडिंग है, जो कि 26 और 27 तारीख की बैंक और निफ्टी की अलग अलग होगी अब, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। एक महीना बहुत होता है बजट के स्पैन को देने के लिए, इसलिए डिप आएंगे, इस डिप को आप झेल सकते हो तो ठीक, नहीं तो ऊपर ऊपर से सौदे काटो, वापस एंट्री के मौके भरपूर मिलेंगे। शॉर्ट करना नहीं, शॉर्ट करने की हमारी तरफ से सख्त मनाही है बैंक निफ्टी के अंदर भी। और एक और चीज़ बता देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी लोगों को सुन के जान के लग रहा होगा कि ये महंगे हैं या सस्ते हैं। कृपानाथ, ना तो ये महंगे हैं ना ही ये सस्ते हैं, ये फेयर वैल्यू पे खड़े हैं और अभी तो टूटे नहीं, उससे पहले ही फेयर वैल्यू पे आ गए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए मार्केट के अंदर कितना फ्यूरियस बुल रन चल रहा है। तो खैर, ये मैंने सभी क्वेश्चंस के जवाब आपके सामने रखे। हाँ, एक क्वेश्चन और है। आपने स्टॉक्स को भी स्टडी किया होगा निफ्टी बैंक के। हम जिन तीनों बैंकों के नाम ले रहे थे, उनमें अगर किसी को चूज करना हो, क्या आपने स्टडी किया है कहां पर स्ट्रक्चर सबसे बेहतर दिख रहा है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत लंबे समय तक 1450, 1500, 1550 रहा, अब 1650 का है। क्या उसमें और हेडरूम है अभी आपको दिख रहा है? अगर आपको तेज मोमेंटम चाहिए तो एचडीएफसी को छोड़ देना, तो आप उसकी जगह पे आईसीआईसीआई और एक्सिस का कॉम्बिनेशन लेना। अगर आपको तेज मोमेंटम चाहिए मार्केट के अंदर, अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तेज मोमेंटम नहीं चाहिए बट मेरे को सस्टेनेबल मोमेंटम चाहिए, तो फिर आप एचडीएफसी के अंदर आना। ये दोनों की डेफिनेशन ही मैं अलग कर देता हूँ, और ये तीनों के तीनों शेयर मोर देन 50% से ज़्यादा वेटेज रखते हैं सिस्टम के अंदर, तो इसलिए मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। एचडीएफसी के अंदर पोजीशंस काटो मत, पोजीशंस को रखो, बट ये सस्टेनेबल रिटर्न्स देगा। एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा एबनॉर्मल इन नेचर ऊपर है, तो ये आपको थोड़ा स्पीड से रिटर्न देगा, लेकिन दोनों ही या तीनों ही शेयर्स में मेरी सलाह थोड़ा डिप में है, आप डिप में प्लस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देवांग शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे बातचीत। थोड़ी देर में प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत और मोटा मोटी उनसे एक व्यू पॉइंट लेंगे कि क्या इस समय करना चाहिए। देवांग, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय लेने के लिए। सर, जरा आपकी कैलकुलेशंस क्या जरा निफ्टी पे वो बता दीजिए, या बैंक निफ्टी पे, दोनों पे? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर के, पास्ट फ्यू डेज में हमने कंसोलिडेशन देखा है, आगे भी हमें एक रेंज में सेशन निफ्टी लग रहा है। निफ्टी का जो नाउ इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है 23,250, 23,300, ये इमीडिएट सपोर्ट है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 23,650, 23,700 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो हमें लगता है कि अभी भी आने वाले सेशन में भी रेंज में रह सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। बाय एंड रिस्क की स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी में। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का इमीडिएट सपोर्ट है 51,200, 51,900, 52,000 का एक रेजिस्टेंस है। तो बाय एंड रिस्क से सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में। तो फिर अपने स्टॉक्स भी बता दीजिए आप। अगर आप कह रहे हैं बाइंग ऑन डिप्स, यही तो हम चाहते ही थे कि आप ऐसा बोले भी, आपने बोल भी दिया और आपकी कैलकुलेशंस भी अच्छी हैं कि बाइंग ऑन डिप ही करें, तो फिर अपने स्टॉक्स भी बताइए आप देवांग। फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ओवरऑल जेएसडब्ल्यू एनर्जी का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हायर टॉप पैटर्न स्ट्रक्चर में अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखते हैं 704 का, टारगेट है 745। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इन्फोएज। इन्फोएज की बात करें तो हमने देखा आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में एक बाउंस देखने मिला, उसके बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। तो इन्फोएज खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है इन्फोएज में 6,250 का, टारगेट है 6,580। ठीक है। इन्फोएज यानी कि naukri.com 6,580 के लक्ष्य, और दूसरा शेयर जो है देवांग का वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। ये दो शेयर बाई साइड के आपके लिए। हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी फटाफट जुड़ेंगे, लेकिन एक काम कर लेते हैं, वो जुड़ तो गए हैं लेकिन एक बार खबरों वाले शेयर समझ लेते हैं, क्योंकि उससे भी कई बार स्टॉक्स निकल के आते हैं और आपके ट्रेड के मौके बनते हैं। शरद हमारे साथ हैं स्टॉक्स इन न्यूज लेकर। शरद, बताइए कहां पर आज नजर रहेगी, क्या फोकस में रहेगा आज? सेंसेक्स में आज शामिल होने वाले हैं, और याद रखिए फ्राइडे को ये एडजस्टमेंट्स फ्लोज के हमने ऑलरेडी
लेटर पार्ट ऑफ द डे के ट्रेड में हमने देख चुके थे, तो आज एडजस्टमेंट फ्लोज के नहीं होंगे। आज सिर्फ शामिल होने वाले हैं अदानी पोर्ट्स सेंसेक्स में आएगा और विप्रो वहाँ से रिप्लेस होगा। कार ट्रेड का आज ब्लॉक डील होगा, हो सकता है, जहाँ पे दो एफआईज लगभग 13% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका जो वैल्यू है वो लगभग 500 करोड़ रुपए का आता है, और जो फ्लोर प्राइस से बात करें तो लगभग 4% डिस्काउंट पे। तो इन एफआईज की जो कंबाइंड एंटिटी की होल्डिंग है वो 34% थी, तो वो गिर के 21% हो सकती है। वही ओवर द वीकेंड जीएसटी की इंपॉर्टेंट मीट हुई थी, जहाँ पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमारी खबर पे मोहर भी लगी थी, उनके जो न्यू इंडिया एश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन स्टॉक्स में भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है कि जो को इंश्योरेंस प्रीमियम वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी टैक्सेशन से। पीएसयू बैंक्स और कुछ एमएफआईज हैं जहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, स्पेशली कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिनका तेलंगाना में एक्सपोजर ज़्यादा है। तेलंगाना स्टेट ने फार्म लोन वेवर अनाउंस किया है लगभग 2 लाख रुपए का, और याद रखिए ये पूरे स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। और बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस भी आने वाले और पॉपुलिज्म पे फोकस रहेगा, तो बहुत सारे लोन वेवर्स जो है फार्मर्स के लिए देखने मिल सकती है। तो जब जनरली ये आते हैं तो पीएसयूज़, एमएफआईज़ जहाँ पे इनके एक्सपोजर रहते हैं उन पे प्रेशर देखने मिलता है। सिप्ला के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। उनके गोवा प्लांट में यूएसएफडीए द्वारा 6 ऑब्जर्वेशंस आया है, और याद रखिए इस प्लांट में जो है वार्निंग लेटर पहले से ही दिया हुआ था। और ये प्लांट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका जो अब्रैक्सन का एक प्रोडक्ट लॉन्च है उस पर जो है बाज़ार की नज़र लगेगी, तो उसके कारण जो प्रोडक्ट अप्रूवल है वो डिले हो जाएगा। 4 से लेकर 6% तक का यूएस सेल्स जो है इस प्रोडक्ट से आ सकता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें तो वित्त साल 2025 के अपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के गाइडेंस घटा दिए हैं। जो बुक ग्रोथ है वो पहले 25% था, अब 20% हो गया। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है 1.5% से 1.7%। आरओई भी जो है पहले 22% का उन्होंने अनुमान दिया था, उसको 20% कर दिया है। तो स्टॉक में गिरावट आज देखने मिल सकती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट मिला है 300 मेगावाट का एसईसीआई से। वही आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 26 जून को फंड रेज की विचार करेंगे। एक और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है फार्मा स्पेस से, वो है लुपिन। वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड स्टेटस आया है उनके सोमरसेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। वही प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो कंपनी जो है लगभग 5,000 करोड़ रेस करेंगे क्यूआईपी इशू के ज़रिए, और थोड़ी मोनेटाइजेशन भी करेंगे अपनी एसेट्स की हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट से। एमसीएक्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है उनके कैंडिडेट्स के लिए एमडी सीईओ की, वो कंपनी कर चुकी है, और ये जो नाम है उन रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए वो भेजने वाले हैं। ऑफ कोर्स उसमें जो सेलिंग प्रेशर या ओवरहैंग था उनका सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़, वो भी जो है पीछे 1-2 क्वार्टर में आ चुकी है कंपनी में। टाटा स्टील का नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, उनके यूके वर्कर्स इनडेफिनिट स्ट्राइक एक्शन कर सकते हैं जुलाई 8 से। लगभग 1500 ऐसे वर्कर्स हैं टाटा वर्कर्स के जो यूनियन ने कहा है कि वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। आखिर में कुछ स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, स्पेशली जो ट्रांसमिशन सेक्टर के स्टॉक्स है। हमें पता है पावर ग्रिड जैसे बड़े स्टॉक्स हैं, लेकिन बहुत सारे जो एंसिलरीज होते हैं इस सेगमेंट में, जैसे कि केपी ग्रीन एनर्जी, बेजल प्रोजेक्ट्स, अपार इंडस्ट्रीज, ज्योति स्ट्रक्चर, इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 13,600 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया है क्लीन पावर के लिए, और ये जो है राजस्थान और कर्नाटक स्टेट के लिए है। तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है पावर सेक्टर में, और आज भी जो इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है। ठीक है, बढ़िया है, शुक्रिया शरद। तो शरद ने एक एक करके सारी की सारी खबरें आपको बता दी। और देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी रिकमेंड किया है देवांग ने, और उस पर खबर यह है कि उनको 300 मेगावाट का एक ऑर्डर भी मिला है। तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव खबर होगी आपके लिए, रिकमेंडेशन एडवांस में होगी कि कहां पर तेजी हो सकती है। और जो दूसरे कुछ शेयर जो फोकस में रहेंगे, कार ट्रेड जरूर आज हम देखेंगे, क्योंकि वहां पर ब्लॉक डील होनी है। और सरकारी बैंकों के लिए खास तौर से जिनका ऑपरेशन साउथ इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने 2 लाख तक के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया है राज्य में। तो निश्चित तौर पर पीएसयू बैंक होंगे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होंगे, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे के सारे बैंक आज फोकस में रहेंगे। और एक इंश्योरेंस वाली खबर बता रहे थे शरद कि को इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी टैक्सेशन से बाहर रखने का फैसला लिया गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं ये इंश्योरेंस वाली खबर को, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि इंश्योरेंस वाले जो शेयर थे वहां पर भी हम मूव्स देख रहे थे। अनुराग को थोड़ी देर में अपने साथ जोड़ेंगे, हमारे जो सहयोगी हैं इंश्योरेंस को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे एक और दिग्गज एक्सपर्ट प्रशांत सावंत जुड़ गए हैं। प्रशांत जी से समझते हैं कि उनके स्टॉक्स कौन से हैं आज। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? अभिषेक जी वेरी गुड मॉर्निंग। रिकमेंडेशन के पहले एक अपडेट देना चाहूंगा।
जब इलेक्शन के नतीजे आए थे 4 तारीख को, तब जब 5 तारीख सुबह हम मिले थे करीब, मेरे हिसाब से 5 या 6 जो गुरुवार का दिन था, तभी मैंने एक न्यूली लिस्टेड जो शेयर था हार्डली 1 डेढ़ महीने पहले एक्सी को आपको 270 पे रिकमेंड किया था। आप भी थोड़े अचंभे में आ गए थे पहली बार क्योंकि नया स्टॉक था। बट अगर हम देखें अभी 18-20 दिन हो गए, 207 से उसकी प्राइस 5 405 हो गई है। यानी जो हमारे निवेशक है उनको 20 दिनों में 50% रिटर्न मिले। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक पिकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे आपको जो बायसेस होते हैं पर्सनल जो नाम हो, सेक्टर हो, उससे दूर रह के अगर आप टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हो, तो सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे आपको जो नज़र आ रहा है, वो देखना चाहिए। 1 महीने में 50% मेरे हिसाब से अगर ये रिटर्न लोगों को 2 सालों में भी मिले, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी एक एटलीस्ट 30 से 40% मुनाफ़ा बाँध के, जो बाकी पोज़ीशन है उसको 350 से कंफर्टेबली ट्रेल करना चाहिए। मुझे आज भी लग रहा है ये स्टॉक एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है, इसमें बने रहना चाहिए। जहाँ तक आज की बात है, तो यहाँ पे फर्स्ट अपडेट मेरा होगा आरबीएनएल। तो यहाँ पे टारगेट रख के स्टॉप लॉस रखेंगे 385 स्पॉट क्लोजिंग। टारगेट मेरा होगा 450 450 का। और नेक्स्ट पिक होगा ऑटो सेक्टर से टीवीएस मोटर्स। यहाँ पे स्टॉप लॉस 2400 के नीचे यानी 2395 2395 जो टारगेट होगा वो 2500 से लेके 2525 2525 तक का होगा। ठीक है, ये दो शेयर आरवीएनएल स्टॉप लॉस 385 का, टारगेट होगा इसमें 450 रुपए का। दूसरा शेयर है टीवीएस मोटर का, स्टॉप लॉस 2395, टारगेट होगा 2500 रुपए और 2525 रुपए का। दो बाई के शेयर प्रशांत जी की तरफ से भी। लेकिन हमने जैसा कि बोला था आपको, हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं इंश्योरेंस वाली खबर बताने के लिए कि उसमें जीएसटी काउंसिल की तरफ से जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को क्या राहत मिली है। अनुराग बताइए, पूरी खबर क्या है, किस तरह से राहत है, कितनी बड़ी राहत है, बताइए जरा आप। जीएसटी काउंसिल के द्वारा जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और री इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। सबसे बड़ा जो इशू था जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए को इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगने का, जिससे जुड़े हुए इंश्योरेंस कंपनियों को हजारों करोड़ के नोटिसेज आ रहे थे। वहां पर काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि को इंश्योरेंस प्रीमियम किसी भी तरह का जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरा बड़ा इशू था री इंश्योरेंस कमीशन से जुड़ा हुआ। तो वहां पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी के बीच में री इंश्योरेंस कमीशन है वो नो सप्लाई माना जाएगा, यानी यहां पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरी सफाई जो दी गई है साल्वेज वैल्यू डिडक्शन के जीएसटी पर, तो वहां पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर इससे जुड़ा हुआ क्लैरिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इसको लेकर भी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल आईसीआईसी लोम्बार्ड को साल्वेज वैल्यू डिडक्शन के ऊपर मोटर इंश्योरेंस के अंदर 273 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस आया था और कंपनी ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रोटेस्ट के तौर पर जमा भी कराए थे। इसके अलावा अगर को इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो 20 इंश्योरेंस कंपनियों को 15,000 करोड़ से ज्यादा के टैक्स डिमांड नोटिसेज आए थे और इसके बाद इन कंपनियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख भी अपनाया था और कहा था कि को इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी जो है वो डबल टैक्सेशन होगा। तो जो पुराने मामले हैं वहां पर भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा सफाई दी गई है कि उनको मौजूदा स्थिति के हिसाब से निपटाया जाएगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, री इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जीएसटी काउंसिल ने बहुत बड़ी राहत दी है, जो तमाम मुद्दे पिछले कई सालों से जारी थे उन पर सफाई जारी करके। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट रह चुका हूं तो इसलिए मेरे को पता है डबल टैक्सेशन कैसे कैसे कैलकुलेट होता है और ये बहुत जगहों पर होता है, सिर्फ एक ही सेक्टर्स पे नहीं है, ये मल्टीपल सेक्टर्स पे के बाद डबल टैक्सेशन कैलकुलेट हो जाता है। और जहाँ पे ये रेज होता है और उसके बाद इसका लिटिगेशंस के साथ जब सेटल होता है तो रिवर्स बुक्स में आपके पास पैसा आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, खासकर जो जनरल इंश्योरेंस की जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर है जो कि यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और जीएसटी की काउंसिल जब अगले महीने भी होगी ना, तब इस तरह कुछ और मैटर्स भी उतरेंगे जो कि अकाउंटिंग प्रोसीजर से भी जुड़े हुए होते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स चेक करवा लेते हैं। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं।
तो ब्रोकरेजेस में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीबीओ टेक के साथ, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 1970 रुपीज़ का, जो कि 20% से भी एक ज़्यादा अपसाइड ऑफर करता है। उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। उसके अलावा फ्रेगमेंटेड टोटल मार्केट जो है वो एड्रेसेबल मार्केट है, वो जो है वो फ्रेगमेंटेड है कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम कोई पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी को असेट लाइट मॉडल है, इसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव पे चलता है और इसी के चलते हुए स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और आखिर में उनका मानना ये भी है कि कंपनी का जो इंडिया बिजनेस है वो जो ग्रोथ है वो एफ्लुएंट इंडिया के साथ साथ कर सकता है और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश व्यू जो है वो टीबीओ टेक के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं हैवेल्स की, जहाँ पे जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है कि आगे जाके लॉयड के मार्जिन जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं अगर कंपनी ने एड स्पेंड्स पे थोड़ा कंट्रोल किया तो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कॉस्ट सेविंग पे भी अगर फोकस किया तो। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें FY24 की तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग B2B मार्जिन जो है हमें और डिमांड जो है देखने को मिली थी, बट आगे जाके जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट थे वो केबल में हमें देखने को मिली थी FY24 में। आगे जाके उनका मानना है कि जो न्यू कैपेसिटी आने वाली है जो कि जून 25 में कमीशन होगी, उसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है और इसीलिए फिलहाल के लिए उन्होंने होल्ड रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। और आखिर में बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कहीं पे एड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 6735 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। 8% का एक ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है पेशेंट वॉल्यूम के ऊपर। इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो रिटेल में कहीं पे एक रिटेल हेल्थ केयर का अच्छा प्रोडक्ट लाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है अपोलो हेल्थको के साथ। और इसी के साथ साथ जो रिसेंट मर्जर है कीमेड के साथ, वो एक राइट डायरेक्शन में जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और इसी के चलते हुए पूरे हॉस्पिटल स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल जो है वो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक प्रेफर्ड पिक भी रह सकता है। और इसी के चलते हुए उन्होंने अभी एड रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस भी बरकरार रखा है कंपनी के लिए। तो आगे जाके ये सब कंपनीज़ पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब कंपनीज़ पे हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट्स के अंदर आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग थेमेटिक मूव्स मार्केट के अंदर चलते हुए दिख रही हैं। धीरे धीरे करके मॉनसून का फ्लो भी आगे बढ़ रहा है। खबर ये है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में भी प्री मॉनसून शॉवर्स हो सकते हैं। 28 तारीख वैसे तो टेंटेटिव डेट रहती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट है वो धीरे धीरे करके डिस्काउंट भी करता है। गुरांग सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो गुरांग सर से इन दो मुद्दों पर फटाफट से एक टेक ले लेते हैं। एक तो जीएसटी काउंसिल की बैठक उन्होंने देखी होगी, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से क्या आया, और दूसरा है मॉनसून वाला फैक्टर कितना मार्केट के अंदर प्ले करेगा। गुरांग सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि बाजार एक्सपेक्ट करके बैठा था कि जीएसटी ऑन फर्टिलाइज़र गवर्नमेंट कर देगी, इसमें रिलीफ दे देगी, बट ये मामला टाल दिया है, ख़त्म नहीं किया बट ये मामला टाल दिया है। एक तो सर ये, और दूसरा पॉइंट सर मॉनसून पे आपका टेक क्या है? तो जीएसटी को लेकर के पहली बात तो धन्यवाद आप सभी का, और सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात डिम्पी हमारे तरफ से। देखो, बारिश के मौसम को लेकर के मेरे ख्याल से दक्षिण भारत में जो आंकड़े आए हैं वो जो अनुमान था उससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन पूरब पश्चिम और उत्तर भारत में थोड़ी बहुत कमी प्रतिशत के रूप में बारिश को लेकर के है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है डिप्पी के ये आने वाले दिनों में, यानी कि ये जुलाई का जो ये आखिरी हफ्ता है वो, और जून का आखिरी हफ्ता और जुलाई का जो पहला हफ्ता होगा उसमें जो भरपाई है वो और जाएगी। तो थोड़ी किल्लत बिल्कुल है, लेकिन कोई घबराने वाली बात या कोई बड़ा नुकसान कृषि क्षेत्र को हो इसको लेकर के उसका अभी अंदाजा बहुत निचले तरफ है। हाँ। जीएसटी की काउंसिल को लेकर के देखिए, अनुमान तो बहुत सारे थे। अनुमान तो ये भी थे कि गेमिंग सेक्टर को कुछ राहत मिलेगी, अनुमान ये था कि फर्टिलाइजर सेक्टर को कुछ राहत मिलेगी, अनुमान बाकी सब चीजों के पे भी था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी काफी कुछ बातें जीएसटी काउंसिल के सामने रखी गई हैं। लेकिन सभी को एक ही समय पर संबोधित करें और दरें नीचे लाए, इसकी संभावना थोड़ी बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये इसका असर होता है जो सरकारी खजाने होते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ गुरांग सर आपके पास ना, अभी आ रहा हूँ वापस। थोड़ा सा ना मेरे को आवाज़ की आपकी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपरली मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। आई एक्सपेक्ट कि व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा। 1 मिनट लगेगा बस ठीक करने में। आपके पास मैं वापस लौट के आता हूँ। इस बीच हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालवे भी आ चुके हैं, तो उनका भी टाइम नहीं ख़राब करेंगे जब तक आपका ऑडियो ठीक होता है। इतने में निकुंज सर से फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं। निकुंज सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
ये एक्सपायरी का वीक है सर, थोड़ा बाजार कंसोलिडेशन भी चाहता है। आपका सर मार्केट पे टेक क्या है? एफआईज की होल्डिंग 57% लॉन्ग है सर। निबी देखिए, पिछले 2-3 हफ्तों में हमने क्या देखा है, हमने एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखी है, हमने देखा है कि स्मॉल कैप के अंदर ज़बरदस्त रिटेल पार्टिसिपेशन रहा है और कुल मिलाकर के एफआई की फ्रेश बाइंग बड़ी नहीं है मगर उनकी सेलिंग ख़त्म सी हो चुकी है और डीआई के अंदर जो हम देख रहे हैं उनका तो फ्लोस चलता रहा है। तो मोर देन एब्सोल्यूट न्यूज़ इट इज़ व्यूज़, technicals and perhaps stability of the continuity of the reform process, these were the factors which were at play. अब आने वाले 3 हफ्तों के अंदर टेक्निकल्स और फ्लोज वो शायद इम्पॉर्टेंट हैं मगर न्यूज़, अर्निंग सीजन और बजट यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पिछले 2 हफ्तों में जब मंत्रिमंडल का पूरा हमें क्लैरिटी आ चुकी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर क्यों गया है? कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया है, कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। उसका कारण यह था कि एफआईज ने माल नहीं बेचा, ग्लोबल क्यूज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो रिटेल पार्टिसिपेशन था ज़बरदस्त रहा है। तो टेक्निकल फैक्टर्स वर एट प्ले, मगर आने वाले 3 हफ्तों के अंदर बड़ा चेंज, जैसा मैंने कहा, न्यूज़ एंड अर्निंग्स एंड बजट दे विल टेक अ सेंटर स्टेज। आने वाले 8-10 दिन के अंदर अभी पार्लियामेंट का एक नया सेशन चालू होगा, फिर मॉनसून और बजट सेशन चालू होगा, तो मुझे लगता है मार्केट उस भाव में जाने लगेगा। दूसरा मेरा ये मानना है कि हम इंडिया की बात आइसोलेशन में हमें नहीं करनी चाहिए। ग्लोबली भी मार्केट्स काफ़ी मजबूत हैं जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि बड़ी गिरावट आ सकती है। तीसरा, इस समय स्मॉल कैप स्टॉक्स को चेज़ ना करें, अगर आपके पास है तो बने रहें, मगर नई ट्रेड्स इस समय मुझे लगता है कि करने के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिसिंग है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिफेंसिव मूव भी आ जाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मार्केट में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं रहिए, मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ना रखिए, मगर मार्केट के अंदर नए कमिटमेंट लेवल ज़बरदस्त लेवरेज के समय बढ़ाने का समय नहीं है। ठीक है, स्मॉल कैप को चेज नहीं करना है, ये एक की टेकअवे आपके लिए है। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। देखिए सर, बाजार को जो पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं ना वो पसंद नहीं आते हैं। और देखिए आप, तेलंगाना में सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए का लोन वेवर का अनाउंसमेंट किया है। निश्चित तौर पर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वहाँ पर ऑपरेट करने वाले बैंक्स हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म में एक झटका तो ज़रूर होगा। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? अभिषेक, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है वह नेसेसरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस बात को इंडोर्स करे। फार्म लोन वेवर की जो प्रथा चालू हुई थी कई सालों पहले, यूपीए गवर्नमेंट ने इसकी जो प्रथा चालू करी थी, उसका सीधा इम्पैक्ट जब आया था वो आया था बैंक्स की बैलेंस शीट में। मगर एनडीए सरकार ने अभी तक कोई ऐसा फार्म लोन वेवर ना इंडिकेट करा है, ना करा है, ना मुझे लगता है वो करेंगे, जिसका सीधा इम्पैक्ट सेंटर की बैलेंस शीट में आएगा या फिर जिसका सीधा इम्पैक्ट कोई भी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में आएगा। जो तेलंगाना में हुआ हो सकता है महाराष्ट्र में भी वही हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर आने वाले समय में दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स भी वैसा करें। तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है वो स्टेट इलेक्शन में होता है। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वह सरकार की, वह केंद्र सरकार नहीं, वह स्टेट गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में आएगा। हालांकि पॉपुलिस्ट मेजर है, मगर अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में हुए थे, कुछ सालों पहले कुछ और स्टेट्स ने भी अब्जॉर्ब करे थे। तो मैं इसको बोलूँगा कि स्टेट लेवल पर यह चलता रहा है, चलता है और हो सकता है और मोमेंटम और पकड़े। जहाँ तक क्रेडिट कल्चर की बात होती है अभिषेक, अब ये दो सी बात है भाई कि क्या फार्म लोन वेवर की वजह से पूरे के पूरे सिस्टम का क्रेडिट कल्चर हिल सकता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक आप कर रहे हो, वहाँ पर स्ट्रेस है, वहाँ पर डिस्ट्रेस है और शायद वह ज़रूरी भी है कुछ पॉकेट्स के अंदर। मगर मार्केट के अंदर जो धारणा वीकेंड पर आई थी कि भाई पॉपुलिज्म इज़ कमिंग बैक, यह इलेक्शन की वजह से इनडायरेक्टली एक प्रकार का इंडिकेशन हमें आ रहा है कि पॉपुलिज्म और फ्री सब्सिडीज़ की स्कीम्स वापस आने वाली है, मुझे तो नहीं लग रहा है। जितने भी केंद्र सरकार ने अपने अभी तक अनाउंसमेंट्स करे हैं, जो पॉलिसी 100 डे के एजेंडाज जो हमें पता लगे हैं, जहाँ पर अनाउंसमेंट्स आए हैं, वह अभी भी क्लियरली काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी इकोनॉमी स्पेसिफिक है और काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है।
तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज अपना टेक देने के लिए, और खासकर ये जो बड़ा सेंसिटिव सा मैटर है किसानों का, वेव लोअर का, और बैलेंस शीट्स पे और इम्पैक्ट मार्केट पे भी जो आता है उसको अच्छे से कैलकुलेट बताने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, गुरांग सर का ऑडियो बिल्कुल अब ठीक हो गया होगा आई होप। गुरांग सर अपनी बात आप पूरी कीजिए, आप एक तो जीएसटी के बारे में और दूसरा मानसून वाले में टॉपिक पे अपनी बात रख रहे थे सर, प्लीज़। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अब, डिम्पी। आप बिल्कुल साफ आ रही है सर, अब बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ है धन्यवाद। सर। तो जरूरी नहीं है जो मार्केट का अनुमान हो जीएसटी काउंसिल को लेकर के वो एक ही समय पर जीएसटी काउंसिल पूरी करे। आपको याद होगा गेमिंग सेक्टर के ऊपर भी जीएसटी की दरें कम करने की बात थी, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर बात थी, फिर ईवीज के ऊपर तो काफी लंबे समय से जीएसटी काउंसिल को अनुरोध किया गया है कि वो कम करे, लेकिन वो अपने समय के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय बारिश को लेकर के जो अनुमान था, तो दक्षिण भारत में अच्छी बारिश हुई, पूरब पश्चिम और उत्तर में कम बारिश हुई, लेकिन अभी शुरुआत है, इतना कोई घबराने का बड़ा कारण नहीं है, या कोई बड़ा संकट कृषि क्षेत्र के ऊपर आए उसका अनुमान कम है। अनुमान यह है कि शायद इस हफ्ते और शायद अगले हफ्ते बारिश की जो तेजी पकड़ेगी वो जो कमी है उसकी किल्लत को पूरी कर देगी। जहां तक रहा वो क्वांट का सवाल, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर कंपनियां अच्छी हैं तो कामकाज अच्छा करेगी। दोषी कोई है अगर पाया जाता है, तहकीकात जब होती है, तो जिन्होंने गलत किया है उनके ऊपर मेरे ख्याल से फटकार पड़नी चाहिए। थोड़ी खबरों को लेकर के असमंजस परिस्थिति हो सकती है, लेकिन आखिरकार तहकीकात में क्या निकल करके आता है डिम्पी, ये जानना और समझना ज्यादा जरूरी होगा। है सर, वो अपने हिसाब से जांच और इंक्वायरी होगी, लेकिन मार्केट पे अपने तरीके से उसकी कैलकुलेशंस भी होती है। एक काम और करते हैं, जरा अंकुर मिश्रा से पूरी खबर के बारे में समझ भी लेते हैं कि क्या जो फंड था उनके किन किन ठिकानों पर जांच हुई, अभी तक की डिटेल्स क्या, अपडेट क्या है बिल्कुल ताज़ा। अंकुर मिश्रा से एक बार समझ लेते हैं। अंकुर जी बताएं आप। जी हाँ, सूत्रों ने हमें यही बताया है कि सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड पर सर्चेस किए हैं, और ये सर्चेस जो हुए हैं वो फ्राइडे को हुए, सैटरडे को हुए, और न सिर्फ प्रभा देवी में जो मुंबई में स्थित कंपनी का ऑफिस है वहां पर, बल्कि बाकी लोकेशंस जो दिल्ली में भी सर्चेस हुए हैं। सूत्रों की अगर माने तो यहाँ पे अभी सेबी ने किसी तरीके का कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया है, किसी भी तरीके का एलिगेशन अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सर्वेलेंस है वो काफी दिनों से चल रहा था। यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स थी कंपनी के खिलाफ और उस पर सेबी इंक्वायरी कर रहा था, तो एक फिजिकल इंस्पेक्शन भी बनता था। उसी वजह से सेबी के कुछ अधिकारी जरूर इन लोकेशंस पर जाकर जानकारी जुटाई है। अब जो कंपनी है वो जरूर जो मार्केट रेगुलेटर है उसके साथ जो भी क्वेरी रेगुलेटर ने मांगी है उसको देने की कोशिश कर रही है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि पूरा तरीके से ब्यौरा दिया जा रहा है, जो क्लैरिफिकेशंस मार्केट रेगुलेटर ने मांगी है। लेकिन एक चीज यहां पे समझनी होगी कि फ्रंट रनिंग के चार्जेस जरूर हैं, लेकिन अभी किसी भी तरीके का कोई कंक्लूजन नहीं है कि जो मार्केट रेगुलेटर ने अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया है। तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, फाइनल चार्जेस, फाइनल एलिगेशंस क्या है कंपनी में, और वो पता लगना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि सेबी ने यहां पे एक्सिस म्यूचुअल फंड के बाद एक और फंड हाउसेज में एटलीस्ट इंक्वायरी भेजी है, क्वेश्चंस मांगे हैं। अब देखना यह होगा कि कंपनी किस तरीके का जवाब देती है। थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। वो हम भी देख लेंगे जैसे भी कोई अनाउंसमेंट इसके अंदर आएगी। तो एक दो चीज़ें मेरे को और पता करनी है, जहाँ पर इनकी होल्डिंग्स हैं एक बार दिखाएंगे जरा। अडानी पावर में इनकी होल्डिंग है, अरबिंदो फार्मा में इनकी होल्डिंग्स है। तो इस तरह दो शेयर हैं जहाँ पर होल्डिंग 2% से थोड़ी ज़्यादा है। वैसे तो रिलायंस भी है, जियो फाइनेंशियल्स भी है, मैं समझ सकता हूँ चलो अंबानी ग्रुप है वो तो हैंडल विद केयर हो जाएगा, लेकिन अडानी पावर और एक ये शेयर थोड़ा नीचे भी आया, और दूसरा एक का अरबिंदो फार्मा। गुरांग सर, इन स्टॉक्स पे असर आता है क्या? मान लीजिए जिस फंड ने ज़्यादा पैसा किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर डिप्लॉय कर रखा और फंड वाला इंक्वायरी में आ जाए तो उस शेयर पे फ़र्क आता है क्या? सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार गुरांग सर, फिर ये आवाज़ आ पाएगी। दिल पे क्षमा चाहता हूँ, म्यूट पे रख दिया था मैंने बड़े बटन।
तो ये सब तहकीकात का माहौल, इस तहकीकात पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ती हुई टिप्पणी ऐसे सब परिस्थिति में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा बिना कोई पक्षपात करते हुए, कि अगर किसी ने गलत किया है तो उनके ऊपर तहकीकात होगी और उनके ऊपर इंक्वायरी होगी और फिर उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो होगी। इसमें क्या कंपनी इन्वॉल्व है, प्रश्न ये पूछना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें कंपनी इन्वॉल्व होने का मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आता, हालांकि इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेगा। अडानी पावर पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ऑरबिंदो जो आपने नाम लिया है, वहां पर हमारी काफी लंबे समय से बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी है और मैं नहीं मानता कि कोई कंपनी इस प्रकार के कांड में एक हिस्सा लेना चाहेगी। लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन अपना काम करेगी और कानून अपना काम करेगा। ठीक है सर, तो आपके इस आंसर से बहुत क्लियर है कि कंपनी का तो कोई अपना रोल ही नहीं है, जो हुआ है वो सिर्फ क्वांट के लेवल पे हुआ और क्वांट की होल्डिंग जिस में भी है उस पर मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई असर आएगा, क्योंकि कंपनीज की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई रेगुलेशंस का कोई भी मामला है, कुछ भी XYZ है जो सेबी अपने हिसाब से देखेगा समझेगा, वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित रह जाएगा। तो ये बात हमको हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे, ये बात हमको गौरांग सर ने भी क्लियरली बता दी और अच्छे से आपको समझा भी दी है। अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर, तो काफ़ी हद तक उसको डाउट को भी छांट दीजिएगा। मितेश पंचाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। मितेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी देर से आपको वेट करना पड़ा, आप तक पहुँचने में हमको समय लग गया। बताइए सर, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। डिम्पी जी, आज सुबह हमने एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली है केमिकल, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल सेक्टर में, और वहां पे 3 स्टॉक्स हैं। उसमें से एक स्टॉक आज का जो पिक है वो ये है। सबसे पहला है बालाजी एमाइंस। 2200 2300 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है और सिस्टम और मेथड के हिसाब से 2380 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला है। तो बालाजी एमाइंस में 2402 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2301 का। पहला टारगेट 2500, दूसरा टारगेट 2700। दूसरा जो स्टॉक है वो यूफ्लेक्स है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिरावट हमने यूफ्लेक्स में देखी है और एक कंसोलिडेशन के बाद 480 के ऊपर बोथ बेस्ड ऑन द डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे सिस्टम और मेथड ने कंफर्म किया है कि ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल है। तो 516.30 एट द CMP यूफ्लेक्स बाय करना है 450 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट रहेगा 580 का, दूसरा टारगेट रहेगा 600 का, और तीसरा थोड़ा लो वॉल्यूम काउंटर है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टार्ट चार्ट का, वो है VST टिलर। VST टिलर में भी 3825 के ऊपर डेली और वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर सिस्टम और मेथड ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म किया है, जहां पे एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड के तहत स्टॉक जो है वो 4500 प्लस के टारगेट्स अचीव करेगा। तो 4089.20 एट द CMP खरीदना है VST टिलर को। 3725 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 4585, दूसरा टारगेट रहेगा 4725 का। ठीक है, ये 3 शेयर हैं मितेश जी की तरफ से, इन पर आप फोकस करके ज़रूर चलिएगा। लेकिन कुछ और जो ख़बरों वाले जो शेयर हैं जहां पर आज हम एक्शन देखेंगे, ज़रा उनकी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, सिप्ला आज फोकस में रहेगा। गोवा प्लांट को USFDA से 6 आपत्तियां जारी हुई हैं और हाल ही में वार्निंग लेटर भी मिला था। इसका मतलब ये होगा कि जो नई दवाओं का जो लॉन्च है सिप्ला की ओर से, उसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है, देर हो सकती है। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, सिप्ला वैसे भी लगातार 3 सत्र से कमजोरी वाली जोन में ही ये चल रहा है शेयर सिप्ला का। कितनी कमजोरी और देख रहे हैं, और मान लीजिए किसी के पास हो, क्या वो निकल जाए इसमें से? स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखें? जी अभिषेक जी, मेरे हिसाब से निकलना तो नहीं चाहिए। इनफैक्ट इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। ये स्टॉक जितना 1500-1490 के नजदीक मिले, वो एक अच्छा लेवल है ऐड करने के लिए। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1465-1470 स्पॉट क्लोजिंग, हार्डली वहां से 20-25 पॉइंट। बट अगर ये 1500 के नजदीक नहीं आता तो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वही होल्ड करें। फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से 1500-1490 इस जोन में कंफर्टेबली की जा सकती। ठीक है, सिप्ला को लेकर ये व्यू। गौरांग सर, पावर ग्रिड पर आपसे व्यू चाहिए। एक सुरक्षित शेयर आपके लिहाज से भी होगा ये। सरकार ने दरअसल क्लीन पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और
ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 13,600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। थोड़ा वोलेटाइल रहा है, हम 325 रुपए के स्तरों के आसपास, लेकिन इसमें क्या रणनीति अपनाएं? कोई अगर निवेशक हो उसके लिए भी आप राय दीजिए। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। हम कोशिश तो बहुत करते हैं सुरक्षित क्षेत्र और स्टेयर्स को ढूंढने के लिए शेयर बाजार में, लेकिन सफलता नहीं मिलती, विफलता ही मिलती है, क्योंकि शेयर बाजार सभी की जोखिमों के अधीन होता है। तो ये सुरक्षित शब्द और शेयर बाजार अपने आप में ये दो शब्द बहुत ही विपरीत है। हालांकि हाँ, अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो ये एक ऐसा स्टॉक है अभिषेक जी, जो हमें काफी लंबे समय से बुनियादी तर्क के आधार पर पसंद आता है। और डिविडेंड देने के मामले में तो सरकारी कंपनी होने के कारण बहुत ही दिल खोल करके डिविडेंड देते हैं। पिछले साल मेरे ख्याल से 4 डिविडेंड दिए थे, कुल मिला करके 24 या 25 रुपए तक, और एक मेरे ख्याल से बोनस भी दिया था। और ये सभी एडजस्टमेंट होने के बाद अभिषेक ये सर्वोच्च ऊंचाई के आसपास खड़ा है। ऊर्जा वितरीकरण में तो है ही, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में भी अपने नक्शे कदम रखने का प्रयास कर रही है, खास करके सूर्य से उत्पादन होने वाली जो सूर्य ऊर्जा है, जिसे हम सोलर एनर्जी करते हैं अंग्रेजी में, वहां पर। और लक्ष्यांक को लेकर के करीबन 385-400 के लक्ष्यांक फिलहाल तो नजर आते हैं, जो हमारा अनुमानित आमदनी को लेकर के, नतीजों को लेकर के एक अनुमान है। और अगर सभी कारोबार की रणनीति जमीनी स्तर पर सकारात्मक रूप से लागू हो गई और आंकड़े इससे बेहतर आए, हमारे अनुमान से बेहतर, तो स्वाभाविक है हम इस लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक है, 385-400 रुपए निवेश के लिहाज से थोड़ा सा आपको नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। ये लक्ष्य इसमें हासिल हो सकते हैं। बहुत समय तक 100 रुपए के आसपास रहा, फिर 200 के आसपास बेस बनाया, 300 रुपए के ऊपर निकला, तो भरोसा रख के चलिए कि 400 रुपए वाला आंकड़ा भी आ ही जाएगा पावर ग्रिड में। कंपनी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। S&P ने कहा है कि FY25 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान है। ये एजेंसीज के हवाले से ये खबर आ रही है, S&P ने ये अनुमान जताया है। लेकिन एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवांगी शारदा, दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट हैं। वायदा पर भी बहुत ही मजबूत पकड़ है। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आपके पिक्स के साथ। बताइए कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ पर कन्विक्शन है आपका? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हम देख रहे हैं कि वाइट गुड स्पेस में जो है अच्छी खासी अट्रैक्शन देखने को मिल रही है। बाजार थोड़े रेंज बाउंड मूव के दायरे दिखा रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ ही रहना है। सो हैवेल्स मेरी सबसे पहला पसंदीदा काउंटर है यहाँ पे। इसने कई दिनों के एक कंसोलिडेशन के बाद, पिछले लगभग 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब अच्छी खासी प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1960 के टारगेट्स के लिए 1850 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा JSW स्टील पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस पे सपोर्ट जो है वो हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी सप्लाई अब्सॉर्ब किया जा रहा है एंड बाइंग यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 975 के टारगेट्स के लिए 918 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो JSW स्टील और हैवेल्स, ये दो शेयर हैं आपके लिए शिवांगी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। और एक और स्टॉक आज फोकस में रहेगा, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। गाइडेंस कट किया इन्होंने FY25 के लिए। ग्रॉस लोन बुक का जो गाइडेंस है 25% से 5% के शार्प कट्स के साथ उसको कर दिया है 20% पर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जरा मितेश जी आप चेक कीजिए, 47 रुपए के आसपास दिख रहा है। कमजोर शुरुआत होगी, गैप डाउन करना क्या है इसमें सर? डेफिनेटली अभिषेक जी, इसको अवॉइड ही करना है। रीजन बिंग इज दिस दैट के स्टॉक ने इसका रिसेंट हाई जो बनाया था 15 दिसंबर 2023 को 62.99 के लेवल्स के ऊपर। उसके बाद अगर आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम देख लो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। हालांकि एक अटेम्प्ट जरूर हुआ था 58 के लेवल्स को क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो वी आर ऑफ द व्यू के स्टॉक में जो वीकनेस है वो परसिस्टेंट ही रहेगी। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो उसका रिसेंट बॉटम था
अराउंड 40 रुपीज वो टेस्ट कर सकता है स्टॉक वेरी स्ट्रांगली। तो एडवाइजेबल टू अवॉइड द स्टॉक एज ऑफ नाउ। और 40 के अराउंड जब स्टॉक आएगा तो एक री रेटिंग फिर से करेंगे टेक्निकली और देखेंगे कि वो सपोर्ट वर्कआउट होता है कि नहीं। अदरवाइज लोअर लेवल्स भी वहां से पॉसिबल है। तो एज ऑफ नाउ अगर आपके पास है तो डेफिनेटली इसको एक बार एग्जिट करना चाहिए और नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। नई खरीदारी की सलाह नहीं है। शिवांगी, आप बताइए, रिलायंस 2,900 रुपए के आसपास बाय बनता है क्या? पोजीशन लेनी चाहिए इसमें? जी बिल्कुल। देख रहे हैं हम मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड मूव की तरफ दिखा रहा है। रिलायंस पे भी हम देख रहे हैं कि पिछले 4 हफ्तों से लगातार जो है वो एक ही रेंज में कामकाज कर रहा है। एंड अच्छी बात ये है कि अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर रहा है। पर यहाँ मोमेंटम जो है वो नजर नहीं आते हुए दिख रहा है। तो एक बार 2950 के ऊपर होल्ड करता है तब यहाँ पे बाय बनती है। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। हमारे सहयोगी शरद दुबे फिर से जुड़ गए हैं आपको बताने के लिए। फिर से आप चेरी पिकिंग कर लीजिए स्टॉक्स की, समझ लीजिए कि कहां पर आज एक्शन होगा। 9 के नवरत्न के साथ हाजिर हैं शरद। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले अदानी पोर्ट्स फोकस में रहेगा। आज जो है कंपनी सेंसेक्स में आने वाली है और वही विप्रो जो है इस बड़े इंडेक्स से जो है जाने वाली है। लेकिन याद रखिए जो पूरे फ्लोज हैं, एडजस्टमेंट ऑलरेडी लास्ट फ्राइडे हो चुके हैं, आज सिर्फ एंट्री होने वाली है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, गो डिजिट और जीआईसी जैसे स्टॉक्स में जो है आज तेज़ी देखने मिल सकती है। और हमारे ईटी नाउ स्वदेश के खबर पे मुहर भी लगी है, जहां पे को इंश्योरेंस प्रीमियम जो है जीएसटी टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पीएसयू बैंक्स भी थोड़े आज प्रेशर में रह सकते हैं, लार्जली कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। तेलंगाना स्टेट ने जो है फार्म लोन वेवर अनाउंस किया, 2 लाख रुपए का प्रति फार्मर। स्टेट में तो जब भी पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट आती हैं और ये सारे स्कीम्स आते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम स्पेशली पीएसयूज और एमएफआईज के एक्सपोजर में प्रेशर आता है। ऑफकोर्स महाराष्ट्र का इलेक्शन भी इस साल के अंत में आने वाला है। सिप्ला की बात करें तो थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है स्टॉक में, क्योंकि कंपनी को 6 यूएस एफडीए द्वारा ऑब्जर्वेशन आई है गोवा के प्लांट को लेके। ऑलरेडी प्लांट वार्निंग लेटर में है और ये जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल साइट इसलिए होता है क्योंकि जो एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है एब्रैक्सन, उसकी लॉन्च डिले हो रही है। वो यूएस मार्केट्स में जो है 4 से लेकर 6% तक सेल्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसमें एक नेगेटिव डेवलपमेंट आया है। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर FY25 की गाइडेंस की बात करें तो 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को घटाया गया है। ग्रॉस लोन बुक ग्रोथ तो है 25% से घटा के 20% कर दिए हैं। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई है 200 बेसिस पॉइंट से 1.7% पे और ROE का एक्सपेक्टेशन भी ट्रिम कर दिया गया है, अभी 20% है, पहले ये 22% का अनुमान था। प्रेस्टीज एस्टेट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो है जुटाएंगी QIP इशू के जरिए और इसके अलावा मोनेटाइज करेंगे अपने एसेट्स हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में भी। कुछ पावर रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि पावर ग्रिड, स्किपर, ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने 13,600 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो है क्लीन पावर के लिए उसकी अप्रूवल दे दी है और ये 2 स्टेट्स के लिए, राजस्थान और कर्नाटक। तो ऑफकोर्स बड़े कंपनीज तो है ही, स्किपर, पावर ग्रिड, उसके अलावा बेजल प्रोडक्ट्स, अपार इंडस्ट्रीज, ज्योति स्ट्रक्चर जैसे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में भी आज वॉल्यूम्स देखने मिल सकती है। आपको मैंने 7 स्टॉक्स तो बता दिए, लेकिन जो हमारा 8वां स्टॉक है वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, TBO टेक में हाल ही में लिस्टेड कंपनी था और ये कंपनी बेसिकली जो B2B सर्विसेज ट्रैवल इंडस्ट्री को देती है उसके लिए फेमस है कंपनी। और यहाँ पे कंपनी को इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस रखा है 1970 रुपीज़ पर शेयर का। और गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट में कहते हैं कि एसेट लाइट बैलेंस शीट है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, फ्री कैश फ्लो जनरेशन स्ट्रॉन्ग है कंपनी का और जो कॉम्पिटिशन जो रिस्क होती है रेगुलेटरी रिस्क वो भी कम है। तो बुलिश नज़रिया एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस का देखने मिल रहा है जिस रीसेंट IPO के बाद। हमारा आखिरी स्टॉक हमारा खबर का सेगमेंट है, यहाँ पे फोकस में रहेगा EMS। लगभग 3,000 करोड़ की मार्केट की कंपनी है, वाटर इंफ्रा थीम बेसिस पे जो है कंपनी फोकस करेगी। लास्ट ईयर सितंबर में कंपनी लिस्ट हुई थी। कंपनी को एक बड़ी वाटर इंफ्रा ऑर्डर मिल सकती है और ये जुलाई के महीने में देखने मिल सकता है। ये जो ऑर्डर है इंफ्रा का ये एक्सपेक्टेड है कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में देखने मिल सकता है और इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन करें तो कंपनी का ऑर्डर बुक 50% से ज़्यादा सिर्फ इन्हीं स्टेट से आ रहा है। तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट EMS के लिए आ रहा है, तो इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, सारे के सारे शेयर्स आपने बता दिए। खबर वाला शेयर भी है, वो है EMS लिमिटेड, ये 9वां शेयर बन गया हमारी लिस्ट में। कुणाल परार इस बीच आज के जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं।
एक काम करते हैं, ज़रा कुणाल से पहले उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लें, फिर मैंने बहुत सारे शेयर्स आपके लिए निकाल के रखे हैं ब्रेकआउट्स वाले, वो आपके आज जो काम आएंगे वो सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुणाल परार, गुड मॉर्निंग, अपने शेयर्स आप बता दीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स में आज कौन से शेयर्स हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। 2 ट्रेडिंग कॉल्स है। सबसे पहला कार ट्रेड जो 857 के अराउंड क्लोजिंग था, खरीदारी करके चलने की सलाह है 839 कैसल के साथ। 871 पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होता है 893 दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो ग्रैन्युलस है, 492 के अराउंड का क्लोजिंग है। 472 कैसल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 508 508 का पहला टारगेट है, और जैसे वो ब्रेक होता है 532 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपके दोनों शेयर हमने नोटिस कर लिए सर। ग्रैन्युलस इंडिया डेरिवेटिव मार्केट का बढ़िया शेयर था जिसकी क्लोजिंग अच्छी हुई है। ये जो भी आप भाव देख पा रहे हैं ना 0.07, ये एक्चुअली में अब ये फ्रीज के लेवल आपको दिख रहे हैं, तो ये अच्छे बढ़िया ट्रेड इसका बंद हुआ है। और ये 508 का आपको नेट लेवल्स पे, ये मेरी शॉर्ट पे भी आज लिस्ट में भी है ग्रैन्युलस इंडिया। आपने पहले बता दी कुणाल जी, कोई बात नहीं, जरा 2-4 शेयर और भी हैं, मैं जरा वो भी पता कर लेता हूँ। पहले आता हूँ मितेश के पास। मितेश जी, 2 शेयर आपसे पता करूँगा, स्पीड से बताइएगा। पहला है रैलीज इंडिया, आपने रिपोर्ट निकाली ना केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पे, जरा रैलीज इंडिया भी चेक किया ही होगा, हमारे हिसाब से तो ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है, एक बार जरा चेक कर लेना रैलीज इंडिया, ये चलेगा क्या आज? नहीं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी पिक है। और ये मुझे याद है आपने जब इंजीनियर्स इंडिया के बारे में बात किया था, 80 to 90 रुपीस के बीच से हिल ही नहीं रहा था, और जब भी स्टॉक में ब्रेकआउट किया इट हैज गिवन अ स्ट्रॉन्ग रैली। सिमिलरली अगर आप चार्ट पैटर्न देखें रैलीज इंडिया की, तो 250 से 300 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, बाय ऑन डिप्स है। 330 के लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। हमारे हिसाब से 380 से 350 का टारगेट्स अचीवेबल है, तो डेफिनेटली one should go long at the current level. ठीक है, लॉन्ग कर सकते हैं। हमने बाइंग ऑन डिप्स का ठप्पा इसलिए लगवाया क्योंकि आज हो सकता है शुरुआत में कमज़ोरी आए। अच्छा, कई शेयर्स में शुरुआत में कमज़ोरी नहीं भी आएगी, ऐसा नहीं कि बाज़ार में इंडाइसिस टूट रहा है तो स्टॉक सभी लाल निशान में खुलेंगे। तो ये कुछ पक्के वाले शेयर्स भी आप देखो, फ्रीज़ होने के बावजूद भी इसमें से 3 रुपये की मामूली सी गिरावट है, कोई बड़ी बात नहीं, वापस ऊपर भी आ जाए। ऐसा एक और शेयर है मितेश, जरा जल्दी से आप वही चेक कीजिए, एक है LT फूड्स के नाम से, LT फूड्स। एग्जैक्टली नहीं, LT फूड्स में अभी मतलब उसमें भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव है, और 220 के ऊपर सिस्टम और मैथड ने इसके कंफर्म किया है। हमारी खरीदारी उसमें 235 से, तो डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन इसमें हो सकती है। हमारे जो इनिशियल टारगेट्स थे वो 290 और 320 के थे। 290 इज अबाउट टू हिट, तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर LT फूड्स में भी खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो बाय का ठप्पा लगाओ LT फूड्स पे भी, बकायदा 2% ऊपर भी खुल रहा है। 3 मिनट है अभी मार्केट ओपन होने में। 2 शेयर में पास हो रहा है कैश के, जरा पता कर लेता हूँ। किन से पता करें? शिवांगी से पता करते हैं। शिवांगी, जरा कैश के स्टॉक्स हैं, शीट खोल लीजिएगा जरा कैश वाली। एक है IGPL के नाम से कंपनी है, IGPL। जी, इस स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ पे इस स्टॉक ने पिछले कई महीनों से कुछ परफॉर्म नहीं किया था, पर अब अच्छे अपना रेंज को निकालते हुए जो 590 का लेवल्स था वो निकालते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसने पिछले 16 महीनों से नहीं निकाला था। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। अच्छी बात ये है कि ये बॉटमिंग आउट होते हुए नजर आ रहा है, तो 590 के ऊपर होल्ड करना इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर जो है हम नेक्स्ट 630 के लेवल्स यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे, और 590 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, 530 का एक सपोर्ट है, 600 रुपये के आसपास का शेयर बंद हुआ है, शेयर बेहतरीन है। ये देखिए फिर से भी हरे निशान में खुल रहा है। मैं आपको छांट के वो सारे शेयर्स दिखा रहा हूँ जिनका स्ट्रक्चर भी मजबूत है और एक काम के शेयर्स भी हैं। वैसे एक शेयर मेरे को और भी पता करना था, मुरुदेश्वर सैरामिक्स के नाम से, मुरुदेश्वर सैरामिक्स। कुणाल परार आप चेक करेंगे, मुरुदेश्वर सैरामिक्स 52 के आसपास है, सैरामिक्स वाली कंपनी है, M से शुरू होगी, MUD लिखेंगे आ जाएगा। यस, थैंक यू डिम्पी जी थोड़ा गाइड करने के लिए। 52 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है, और कल के दिन में हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 50 to 31 के अराउंड प्री ओपनिंग में प्राइस सेटल हुआ है। खरीदारी करके चलने की सलाह है डिम्पी जी, बट वैसे क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है हाल ही चार्ट में, जिस हिसाब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है।
5230 के अराउंड खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे डिम्पी जी जो एसएल आएगा वो एसएल हमारा आएगा 48 पे। पहला जो इमीडिएट टारगेट है 55.60 का रहेगा, 55 रुपए 60 पैसे का रहेगा। और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 61 तक के वन वे लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि अच्छी खासी रैली हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलिए विद द एसएल ऑफ 48। ठीक है, 48 का एक स्टॉप लॉस है। ये जो हमने आपको सामने दिखाया है ये एक्चुअली में वही पोजीशनिंग है जिसकी वजह से हम आपको ये चार्ट भी दिखा देते हैं एक बार। और हमारा भी टारगेट है कि 57 58 तक तो इजीली पहुंच जाएगा। ये वो ब्रेकआउट कैंडिडेट है एवरेजेस का, चार्ट्स का, और आपको इस पर हमने ड्रॉ करके भी ये रखा हुआ है आपके लिए मुरुदेश्वर सेरामिक्स का। खैर 1-1.5 मिनट रह गया मार्केट के ओपन होने में। ज़रा जल्दी से मार्केट्स पे लौट आते हैं और आप देख लेते हैं कि कहाँ पे आज स्ट्रेंथ बनेगी। पहली बात तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। देखिए निफ्टी खुल रहा है करीब 118 पॉइंट नीचे, ये खुल रहा है कितना 23,382 पे, तो 80 पॉइंट और नीचे चला जा सकता है। ये आज नहीं जा सकता, कल चला जाए, क्योंकि आपको 23,300 के आसपास आके ख़रीदारी करनी है। तो आपके पास अभी 80 पॉइंट का रूम और भी है। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के पास 51,280 है, तो 280 पॉइंट इसके पास भी हैं। तो थोड़ा स्पेसिफिक रहिएगा। तो अभी भी इंडाइसिस के अंदर मेरे को लगता है खुलने के बाद एकदम से आतुर होकर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मेरा तो बहुत है, मैं 80 पॉइंट सर झेल लूँगा, ये 80 पॉइंट्स के चक्कर में आज का डिप मैं कहीं मिस ना कर दूँ, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो मैं उसके साथ भी हूँ, उसके लिए हाँ भी है मेरा बाकायदा। लेकिन मैं फिर भी जितना निचोड़ सको वैसे वाला हिसाब करता हूँ कि जितना निचोड़ सको आप पहले उतने निचोड़ के लेवल लो ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाए। नहीं है तो ठीक है, आपको लेना है आप बिल्कुल लीजिए। हम तो डिप की वेट ही कर रहे थे। 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिल जाए, 350 पॉइंट गैप डाउन मिल जाए बैंक निफ्टी, क्या चाहिए आपको। और खैर आगे बढ़ें। अब मैं ज़रा आपको स्टॉक्स के भी बारे में बता देता हूँ कि आज कौन कौन से स्टॉक्स बढ़िया खुल रहे हैं या फिर खुलने की कगार पर आके खड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो आज फिर से थोड़े फार्मास्यूटिकल शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। ये आज मार्केट के एक मोमेंटम प्ले वाले भी हो सकते हैं। कुछ सीमेंट वाली कंपनीज पे भी आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर भी है। आप देखो आज एडवांस डिक्लाइन बराबर की खुली है और एक काफ़ी दिनों बाद आपने एडवांस डिक्लाइन देखा होगा इस तरह का जो बराबर खुलता हुआ दिख रहा है। पहले दिखा दीजिए ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपके स्क्रीन पर सारे लेवल्स भी आते जाएंगे, आप इसको नोटिस करते जाइएगा। पहले 500 शेयर्स भी दिखाइएगा जो मार्केट के अंदर मोमेंटम रखते हैं। ये निफ्टी देख रहे होंगे आप 131 पॉइंट इस समय नीचे है। जैसे मैंने कहा था 120 पॉइंट से थोड़ा और ड्रैग मारेगा और ये आपको 300 तक लेके जा सकता है। सेम द बैंक निफ्टी आप अपनी स्क्रीन पे भी नोटिस कर रहे होंगे कि इस समय जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उस गिरने वाले शेयर्स ही दिख रहे होंगे आपको। 500 के 500 TCS, HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, HUL भी दिखा था और L&T भी दिखा देगा। ठीक है, तो ये बड़े शेयरों में आज कोई दमदार शेयर अभी HUL आ गया हरे निशान में। ओके ठीक है, तो एक थोड़ा कंजम्पशन का प्ले है और वैसे भी डिफेंसिव इन नेचर्स होते हैं, तो ये तो वैसे भी आज हल्का हरे निशान में खुल के ये इंडेक्स मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, अभी तो कांटे की टक्कर है। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में किसी तरह का खास चेंजेस है नहीं। अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स पे जो निफ्टी के आज कमज़ोर वाले काउंटर्स हैं जो बड़े के अलावा हैं। हाँ, वो है टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प। इन सब में गिरावट करीब 1% की है, इंक्लूडिंग HDFC बैंक भी 1% है। रही बात कौनस वाले शेयर्स की जिनके पास भी शीट है ना, वैसे मैं बता देता हूँ उनके पास सारे बड़े शेयर्स हैं एक कैटेगरी के, जिसमें रिलायंस, जिसमें अडानी पावर, जिसमें औरबिंदो, जिसमें कुछ इस तरह के और शेयर्स भी थे। और अभी तक मेरे को ऐसा कोई भी शेयर नहीं दिख रहा जो कौनस का इम्पैक्ट इस तरह से कैलकुलेट हो शेयर के अंदर, पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर हो, वो ऐसा तो कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यही बात आपको गुरांग सर ने भी नोटिस करवाई थी कि शेयर्स की कोई गलती नहीं है। दूसरा पॉइंट है आप जो अगर 200 वाले शेयर्स की कैटेगरी चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा मज़गांव डॉक, RVNL। अभी आज हमारे मेहमानों में से एक RVNL भी कॉल आई है। बजाज होल्डिंग्स ऊपर है आज, इसके अलावा सुज़लॉन भी आज ऊपर है। ये कुछ एक टॉप 200 काउंटर्स हैं कंपनी के देश के, तो आपके स्क्रीन पर है। अभी भी 128 पॉइंट की गिरावट खड़ी है निफ्टी पर। मैं बोलूँगा आपका कंफर्ट जो है ना, वो आपका कंफर्ट 300 के आसपास आएगा। अगर आप यहाँ पे लेना चाहें आपकी मर्जी है, मैं इस पर रोकूंगा नहीं। डिक्लाइंस इस बीच थोड़े से बड़े हैं। इंडिया विक्स वगैरह भी अगर आप देखना चाहें तो इंडिया विक्स के अंदर भी स्लाइटली 5% की मूवमेंट आई है। जब तक ये 15 के पार नहीं पहुंचेगा इंडिया विक्स, जब तक आपको कोई वैसी मतलब डर नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर
इस समय बैंक निफ्टी करीब 450 पॉइंट की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। सिलेक्टिव रहिएगा, अच्छे से शेयर्स के अंदर ट्रेड कीजिएगा और जहाँ जहाँ भी आपको लगे मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, शेयर आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं मार्केट के अलावा, उन शेयर्स को ज़्यादा देखना है। कुछ ब्लॉक डील्स लग रही है नीचे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कार्ड ट्रेड के अंदर करीब 40 लाख शेयरों का सौदा है और ये करीब 15% इक्विटी का बनता है, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है। ये बड़ी क्वांटम है 15%। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 100% होगी। प्रमोटर ने भी अपना माल बेचा होगा क्योंकि 15% ज़्यादा इन्वेस्टर तो कोई होता ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। आप जरा हम छोटे मझोले शेयर्स के बारे में आपको बता देते हैं, फिर साथ ही ओपनिंग के सौदे लेने भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही संकेत आ रहे थे गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत उसी तरह की हुई है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो बराबर का है, लेकिन अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो आज पैकेजिंग शेयर चल रहे हैं। कार्डबोर्ड पर जीएसटी घटाया है जीएसटी काउंसिल ने। आप देखिए टीसीपीएल पैकेजिंग ये शेयर चल रहा है। यूफ्लेक्स में करीब करीब 5% की तेज़ी पर शुरुआत हुई है, यहाँ से तेज़ी है। एक शेयर जो लगातार चल रहा है वो है शक्ति पंप्स का, आज भी 5% की ऊपरी सर्किट पर है। पेपर वाले शेयर भी आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। जेके पेपर हो गया या फिर वेस्ट कोस्ट पेपर, ये तमाम शेयर आप देखिएगा वहाँ पर आपको मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें तो इमामी यहाँ पर 1% के आसपास की तेज़ी है। इंडिया रिन्यूएबल्स 3-3.5% के आसपास की तेज़ी आपको ये शेयर दिखाता हुआ मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज थोड़ी सी बाइंग हम देखने को मिल रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग हो गया, M&M फाइनेंस हो गया, ये शेयर चल रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ राहत दी है जीएसटी काउंसिल ने। रेल पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म टिकट से जीएसटी हटाया है। IRCTC का शेयर वैसे भी 1000 रुपये के ऊपर लगातार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि 1-1.5% के आसपास की तेज़ी पर शुरुआत हो रही है। अब मदरसन सुमी, ये संवर्धन मदरसन, ये शेयर लगातार चल रहा है 190 रुपये के आसपास। अब आपको ये शेयर दिखेगा मदरसन सुमी का। तो ये तमाम शेयर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर टाटा स्टील, जैसा कि इन्होंने अपना, इनके वर्कर्स जो हैं यूके प्लांट में स्ट्राइक पर जाने वाले हैं 1500 वर्कर 8 जुलाई से, उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। 1-1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है और बाकी जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी गिरावट है। हम देख रहे हैं कि JSW स्टील ये भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। वैसे कार ट्रेड की ब्लॉक डील आप देखिए 13% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है, 3% नीचे ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अपने एक्सपर्ट से चलेंगे और ये समझेंगे कि कमजोर शुरुआत के बाद 23,400 के नीचे है निफ्टी। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट, कहां पर मौके बन रहे बाजार में, ये जानेंगे। लेकर आएंगे ओपनिंग के ट्रेड्स। शिवांगी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए क्या आइडेंटिफाई किया है आपने, कहां पर ट्रेड बन रहा है अभी? जी, हमने हैवेल्स की बात की थी, वही रीआइट्रेट होते हुए नजर आ रहा है क्योंकि अब हम देखते हैं कि बाजार में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मूव है। तो यहाँ पे वाइट कोट कैपिटल स्पेस जो है वो काफी शानदार रूप से नजर आते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉलो अप बाइंग यहाँ पे है, जो काफी स्ट्रांगली नजर आ रहा है ओपनिंग के तौर पे। तो यहाँ पे हम टारगेट्स एक्सटेंड कर सकते हैं 2000 के लिए और स्टॉप लॉस जो है वो 1880 का लगाए हुए। ठीक है, 1880 का, 1880 का स्टॉप लॉस हैवेल्स के लिए। मितेश जी, आपका सौदा क्या होगा सर? क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे? क्या दिखा आपको बाजार में? नहीं, अभिषेक जी खरीदना ही है और खरीदना है लुपिन को। अराउंड 1550 के अराउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो लुपिन में करंट मंथ फ्यूचर 1578 के ऊपर खरीदना है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1550। इंट्राडे के लिए पहला टारगेट 1600, दूसरा टारगेट 1620। ल्यूपिन टारगेट क्या बताया आपने इसके लिए मितेश जी? सर इंट्राडे टारगेट रहेंगे 1600 के 1600 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1620। ठीक है, 1600 और 1620 के टारगेट। हालांकि देखिए टेक्निकल्स के अपने आधार होते हैं आपको शेयर सजेस्ट करने के। हालांकि ल्यूपिन को लेकर एक छोटी सी नेगेटिव खबर थी कि इनकी
इनको यूएसएफडीए से EIR मिला है। सॉमरसेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर वॉलंटरी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये एक नेगेटिव खबर थी, लेकिन आज शुरुआत अच्छी की है लुपिन ने। 1600 और 1620 के टारगेट आप नितेश जी आपके लिए सुझा रहे हैं। कुणाल जी, आपका शेयर सर? वेल, नौकार कॉप ये जो अभी 114 पे ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है नौकार कॉप 108 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 119 का पहला टारगेट है, और जैसे वो ब्रेक होता है 126 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नौकार कॉर्प ये शेयर है। सही कहा कुणाल जी मैंने? यस, एग्जैक्टली। ठीक है, एक बार सर जरा टारगेट स्टॉप लॉस आप फिर से हमारे दर्शकों के लिए रिट्रेट कर दीजिए। एसएल रहेगा 108 का, टारगेट 119 और दूसरा टारगेट 126। ठीक है, 119 122 की टारगेट नौकार कॉर्प में कमजोर फिलहाल आपको दिखेगा, लेकिन आपको बाई करनी है। 108 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 4 साढ़े 4 रुपए नीचे का। तो ये हमारे सभी के सभी एक्सपर्ट्स से आपके लिए ओपनिंग के सौदे मिल गए हैं। एक फंडामेंटली एक मजबूत शेयर भी जान लेते हैं। हमारे साथ गौरांग सर है ही, लेकिन गौरांग सर पहले ये ज़रा बताइए, आज हमने देखा है कि टाटा स्टील में कमज़ोर शुरुआत हुई है। ये शेयर लगातार मजबूती दिखा रहा था टाटा स्टील का। ये जो स्ट्राइक पर जाने वाले हैं इनके वर्कर, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि 40 साल में पहली स्ट्राइक है यूके प्लांट में। 1500 कर्मचारी स्ट्राइक पर जाएंगे क्योंकि 2 ब्लास्ट फर्नेस को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा 2800 कर्मचारियों को निकाले जाने का विरोध हो रहा है। कितना गंभीर है सर ये? क्या इस स्तर से भी ये शेयर और गिर सकता है? अभिषेक, 120 130 से निरंतर ऊपर की तरफ के दायरे हमने टाटा स्टील में देखे हैं पिछले कुछ महीनों में। और यूके का ये जो प्लांट है, वो अगर आप योगदान की बात करें तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा खामियाजा नतीजों में भुगतना पड़े टाटा स्टील को, उसकी संभावना हमें कम लग रही, पहली बात। दूसरी बात, जुलाई के महीने में मेरे ख्याल से ये स्ट्राइक यानी कि हड़ताल पर जाने की बात करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कुछ कर्मियों की छटनी और 2 ब्लास्ट फर्नेसेस को बंद करने के लिए औपचारिक स्तर पर मेरे ख्याल से टाटा स्टील के मैनेजमेंट में यूके के जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड, लेबर रिलेटेड लॉज, कानून या फिर एजेंसियाज हैं, उनको दायरे में रखकर ही ऐसा कुछ निर्णय लिया होगा, ऐसा मैं अनुमान लेकर के चल रहा हूँ। और ये स्ट्राइक को लेकर के मेरे ख्याल से अभी कुछ समय बाकी है। शायद हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, जिससे ये हड़ताल होने की संभावना है वो टल जा सकती है। क्योंकि हम बात करें तो हमारे लिए अनिवार्य होगा अभिषेक कि टाटा स्टील के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। ठीक है, 76 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट की अभी भी बनी हुई है। बैंक निफ्टी के ना एट द मनी मैंने एक पुट निकाली है। देखिए 26 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी है, आज है 24, तो 24 का पूरा दिन, 25 का पूरा दिन और 26 का 3:30 बजे तक का ट्रेड आपके पास है। तो 3 दिन है मोटा मोटी। इस 3 दिन के अंदर ये मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है, थोड़ा और भी नीचे आ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। ये 19 जून तो सर चला गया, आप ना खाली जून वाले ढूंढो 51,300 के। 19 जून तो चला ही गया ना, आपको पता है, इसलिए रेट NAN लिखा आता है, क्योंकि वो तो फैच ही नहीं करेगा ना डाटा। ठीक है, फिर भी ढूंढ लेना आप, और जब आपको मिल जाए फायर कीजिएगा। ये वाली 292, 1 मिनट के लिए यही रखना जो भी आपने फायर की थी, 292 51,300 की। प्रशांत सावंत हमारे साथ है। प्रशांत जी, 51,300 की पुट है, एक 51,300 की पुट है, 26 तारीख डेरिवेटिव एक्सपायरी है, रेट सामने चल रहा है सर 286 रुपये, 50% का एडिशन हुआ है, 41% का आज राइज़ है। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर बाज़ार को नहीं चला और थोड़ा भी नीचे आ गया, स्पेस दिया, तो ये पुट बहुत तेज़ी से भी ऊपर आ सकती है। तो एक बार आपका टारगेट स्टॉप लॉस, तो सौदा लेना है कि नहीं लेना ये भी बता देना। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 150 रुपये का है, यानी यहाँ से आधा, और अगर चला तो ये 3 टाइम्स होएगी। तो डिम्पी जी, सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करने के लिए एक बार बैंक निफ्टी की तरफ अगर राय बनाऊं, तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स
करीबन अभी 51,350 51,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो डिप आ सकती है वो करीबन 51,190 51,200 यानी फिर यहाँ से करीबन 170 180 पॉइंट इतनी ही आ सकती है। ये एक मेजर सपोर्ट है यानी जो गुरुवार के दिन करीबन जो लो बना हुआ था वो एक बार टूट सकता है, वहां से बाइंग आने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि 200 पॉइंट अगर 150 पॉइंट हम मान के चले तो ये जो पुट अभी करीबन चल रही है 280 285 ये ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 400 तक जा सकती है। तो इतना बड़ा रिस्क रखना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम वो 210 होना चाहिए 210 ये रखिए आप, यानी 70 पॉइंट की आपकी रिस्क होगी। यहाँ से आपका जो टारगेट होगा वो करीबन 400 से लेके 430 ये होना चाहिए, यानी करीबन यहाँ से 100-150 पॉइंट। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो इस लेवल पे मैं एंट्री नहीं करूंगा। अगर इस पुट में मोमेंटम आना है स्ट्रॉन्ग तो इसको एक बार 320 330 के ऊपर जाना होगा, वहां पे एंट्री करना बेहतर होगा और वहां पे करीबन 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम 275 का स्टॉप लॉस रखेंगे और वहां से आप टारगेट कंफर्टेबली 430 450 के रख सकते हो। सो 1:2 1:3 एक क्लियर स्ट्राइकिंग ट्रेड हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है इसको रडार पे रखना चाहिए, 330 के ऊपर बाय करना चाहिए। सर देखिए देखते 304 305 तो हो गई है और 307 का भी रेट है। मेरे को ऐसा लगता है कि 330 भी ये पार कर ही जाएगा और अगर ये हो जाता है 330 पार तो एक मार्केट के अंदर एक तेज़ मोमेंटम यानी कि बाज़ार के अंदर तेज़ गिरावट का एक झटका भी लग सकता है। मैं मार्केट में गिरावट के फेवर में नहीं हूँ, फेवर इन द सेंस मतलब मेरे को जो डाटा दिख रहा है मैं तो वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस पुट पे ज़रूर ध्यान रखिएगा 51,300 वाली। और देखिए 290 के आसपास या 285 के आसपास हमने डिस्कशन किया था, 315 भी सामने पे रेट है। ठीक, आराम से ट्रेड कीजिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए ट्रेड को, अच्छे से ट्रेड को पकड़ लीजिए, कन्विक्शन का पावर रखिए और मेरे को लग रहा है देखते देखते एक मोमेंटम दिखाएगा। 323 ऑलरेडी हो चुका है और मैंने आपको ये पकड़वाया था 285 पे। ठीक है जी, देखते रहिएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जुप करके मारेगा और 1 मिनट के लिए जल्दी से 400 भी ले आएगा। बट बी अवेयर, सावधान, आराम से ट्रेड कीजिएगा। मार्केट के अंदर इस समय पोजीशनिंग चेंज ऑफ हैंड्स की हो रही है, बस वो अच्छे से हो जाएगी तो फिर काम आएगा आपके। 1-2 शेयर मैंने और भी निकाले हैं, जरा वो भी ट्रेड ले लेता है। मुरुदेश्वर सेरेमिक्स मैंने आपको सुबह नोटिस करवाया था, हरे निशान में है बाकायदा, वो 2% ऊपर भी है, 54 पे आके आसपास रुक रहा है। एक बार मितेश भाई आप चेक करेंगे, मुरुदेश्वर सेरेमिक्स 54 पार हो जाएगा क्या इससे? 54, ये यही 54 वाली रेंज है, थोड़ी मुश्किल टफ रेंज है इसके पास। एग्जैक्टली लास्ट वीक में फ्राइडे को ही हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था और वहां पे एक ही कंसर्न है मेरा कंटिन्यूसली ये स्टॉक पे कि यहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्ट नहीं है डिम्पी जी। अगर वॉल्यूम का कंफर्ट आ जाए तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है वो बहुत तेजी से भागेगा। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि वॉल्यूम का कंफर्ट कब आएगा। पहली 15 मिनट में भी अभी इतना वॉल्यूम का कंफर्ट इसमें नहीं आ रहा है। सो वील वेट एंड वॉच फॉर द स्टॉक्स, मे बी प्राइस एक्शन दे, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में प्रॉब्लम यही होती है कि गोइंग फॉरवर्ड जब वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं रहता है तो ये स्टॉक्स बहुत तेज गिरावट से बैक टू स्क्वायर वन भी आते हैं। सो लेट अस वॉच आउट फॉर द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स में एंटर करेंगे। ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम वाला मैटर है। मुरुदेश्वर सेरेमिक्स हालांकि 53-54 चल रहा है, हमारे डाटाबेस में नहीं है, इसलिए मैं अपने चार्ट के जरिए आपको दिखाता हूँ, वो आप ये देख भी पा रहे होंगे। 15 मिनट का चार्ट मैंने कर दिया, मैंने इंट्राडे डाला हुआ है, थोड़ा वॉल्यूम और आ जाए तो काम बन जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 51,300 के पुट भी दिखाई थी, उसका रेट तो अभी 344 भी हो गया। हमने 285 पे आपको नोटिस कराई थी सामने पे। देखिए हमारे कोई वैसा नहीं है कि जादू की छड़ी जैसा है या हम आपको कुछ वैसा कुछ बता रहे हैं, या हमारे पास सिंपल एक डाटा की फैचिंग है। उस डाटा की फैचिंग से हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स के सामने रख देते हैं बात। अभी मैंने प्रशांत जी से पता किया था, प्रशांत जी कह रहे थे 330 पार होगा ना फिर ये हो जाएगा। अभी 71% हो गई है, ये 340 हो गई है, अभी 285 का रेट था। प्रशांत जी आपको याद है ना, आप ही बोल रहे थे ना 285 का रेट है, 330 पार होगी तो फिर ये चलेगी। 350, 51, कोई बड़ी बात नहीं, 400 भी हो जाए, अभी में 400 हो जाए, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो जिस तरह का डाटा शुरुआत में बन रहा है ना उतना ठीक नहीं बन रहा मार्केट के लिए। एक बार आपके रिकमेंडेशन वापस, सब 330 पार हो गया सर। जी बिल्कुल डीपी जी, अभी तो ये ट्रेड ट्रिगर हो चुका है, कंफर्टेबली 270 पे स्टॉप लॉस रख के बने रहिए और मुझे लग रहा है आपको 415 440 के लेवल कंफर्टेबली इसमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद तो करते हैं कि 400 425 अभी आपको अभी फ्री कर दे।
1 घंटे से ही 1 घंटे में ही फ्री कर दे। अगर हो जाता है तो फ्री होके फिर प्रॉफिट बुक करना और आज का दिन के लिए थैंक यू वेरी मच बोलना मार्केट को और निकल जाना मार्केट से। कोई बहुत ज़्यादा भारीपन से बाज़ार के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड को ग्रिप में लाओ, पकड़ो अच्छे से, ट्रेड बनाओ और फ्री हो जाओ, जल्दी जल्दी फ्री जाओ। ऑप्शंस तो आपको वैसे भी जल्दी फ्री करने के लिए बैठे हुए हैं। देखते ही देखते इस समय निफ्टी के अंदर गिरावट है, 110 पॉइंट 116 पॉइंट की वापसी आई हुई है। हालांकि इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा अभी, और इंडिया विक्स स्पीड से बढ़ता ना तो मैं आपको दिखाता है पुटें कैसे चलती हैं फिर, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत स्टीम है पुट्स को चलाने के लिए भी। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं। एक दो चीज़ें और ज़रा आपके सामने हम नोटिस करवा रहे हैं, आप ज़रा देखते जाइएगा और इसको समझते भी जाइएगा। एक दो शेयर हैं जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं, पहले मैं वो आपके सामने लेके आता हूँ। तेज़ी वाले शेयर्स में आज जहाँ पर तेज़ मोमेंटम बन रहा है और उनमें अच्छा बेस भी बना है, उसमें है एक सन फार्मा। एक बार ज़रा दिखाएंगे सन फार्मा, कुणाल एक बार ज़रा चेक करना सन फार्मा। वेल डिम्पी जी, सन फार्मा की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा जो व्यू बन रहा है फिलहाल अवॉइड करके चलने का बन रहा है। नीचे 145 का काफी अच्छा सपोर्ट है, पहले भी स्टॉक ने सेम लेवल पे सपोर्ट लिया था, लेकिन ऊपरी लेवल पे 50 MA का भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 1490 के पास। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता कोई ऊपरी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो टाइम बिंग इस स्टॉक को अवॉइड करके चलने की सलाह है। ठीक है, सन फार्मा को अवॉइड करने की सलाह है। अच्छा, बाजार में ज़रा ये आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग या फिर कहाँ पर गिरावट आ रही है। आप निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरह से फर्टिलाइज़र पर जीएसटी हटाने का फैसला टल गया है, जीओएम अब इस पर फैसला लेगा, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आज सारे के सारे जो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं, एनएफएल हो गया, जीएसएफसी हो गया, नागार्जुन फर्टिलाइज़र हो गया, आरसीएफ हो गया, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ही आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। गाइडेंस कट किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, उसमें 7% के आसपास की भारी भरकम गिरावट है। गेमिंग को लेकर उम्मीदें थीं, हालांकि ना तो इस पर कोई चर्चा हुई, ना इस पर कोई डिसीजन हुआ। आप देखिए डेल्टा कॉर्प हो गया या फिर नज़ारा टेक हो गया, ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो वाली जो कंपनीज हैं वहां पर आज हम कमजोरी देख रहे हैं। डेल्टा कॉर्प का शेयर करीब करीब 5-6% नीचे कारोबार कर रहा है। नज़ारा टेक आप देखिए ये भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। तो ये वो शेयर हैं जिनका सीधे सीधे जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है शनिवार को उससे संबंध है, और आज उसके चलते यहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं। गौरांग सर, एक बार जरा आपसे ना ये फर्टिलाइजर वाले जो स्टॉक्स हैं इस पर फिर से आपसे राय चाहेंगे। देखिए मामला बस टला है, उम्मीदें खत्म हुई नहीं है, शेयर बहुत चल चुके थे। हालांकि अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, 4-5% अगर देखा जाए तो ये शेयर तो 30% चल गए थे पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो। किस तरह से देख रहे हैं सर, क्या ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स बाय ऑन डिप्स है या फिर अब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि चले बहुत हैं ये? देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा सभी लोगों को और दर्शकों को कि आप अपने आप को प्रमाण पत्र दे करके जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष बना मत दीजिए। जीएसटी काउंसिल में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये निर्णय आने के बाद किस क्षेत्र पर असर हुआ, सकारात्मक नकारात्मक, उसमें कौन सी कंपनियां हैं जिस पर सकारात्मक, ये सब जानकारी जानने के बाद, यानी कि घोषणा होने के बाद, अनुमानित अगर आप कोई सौदा करते हैं तो जरूरी नहीं है जीएसटी काउंसिल आपके सौदे के लिए वो परिवर्तन करेंगे। और मैंने ये पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये सब बातें ठीक है, अपने आप में सही बात है कि भाई फर्टिलाइजर पर कम करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कम कीजिए, गेमिंग इंडस्ट्रीज पर, इंश्योरेंस पर जिस तरीके से हो रहा था, फर्टिलाइजर पर जिस तरीके से बातें हो रही है, डबल टैक्सेशन हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन सौदा तब कीजिए जब आपके पास स्पष्टीकरण आ जाता है, भले आपको 3-4-5% ऊपर लेने मिले, लेकिन स्पष्टीकरण के बाद लीजिए। अब आपकी वास्तविकता में बात भी सही है कि ये गेमिंग वाले जो स्टॉक से पिछले हफ्ते चले थे, इसी कारण को लेकर के चले थे कि शायद कोई हृदय परिवर्तन जीएसटी काउंसिल का होगा और दरें कम की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ मेरे ख्याल से ना तो मुझे सुनने में आया है, ना ही कोई औपचारिक स्तर पर कोई घोषणा हुई है। कंपनियां क्षेत्र अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप कोई नीति बदलाव को लेकर के या दरों में, टैक्स के दरों में बदलाव को लेकर के अगर आप सौदा लिखना चाहते हैं तो मेहरबानी करके स्पष्टीकरण आने के बाद कीजिए।
ठीक है, ये सलाह आपके लिए। कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं जहां पर आज हम एक्शन देख रहे हैं। उसमें से एक स्टॉक है बॉम्बे बर्मा का। इस पर शिवांगी जी आप व्यू दीजिए। बॉम्बे बर्मा लगातार दूसरे सत्र में तेजी क्या और यहां से बढ़ेगी, आपका व्यू क्या है इस पर? जी बिल्कुल, इस स्टॉक को अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने एक अच्छी मोमेंटम प्लेइंग देखी है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली टेक्निकली अगर हम बात करें यहाँ पे एक मोमेंटम ड्राइव जरूर बनते हुए दिख सकता है। स्विंग्स को हम प्ले आउट कर सकते हैं 1800 इमीडिएटली, और फिर 1850 के लेवल्स जो है वो ध्यान रख सकते हैं। अलग अलग स्टॉक्स के साथ आपको थोड़ी पोजीशनिंग करनी होगी। अब एक दो शेयर ज़रा और भी निकालते हैं, ढूंढते हैं ऐसे जहाँ पर कुछ ट्रेड दिखे। मैं आज ना बाइंग करने के बहुत बड़े मूड में नहीं हूँ, मैं आपको बहुत क्लियर भी बता चुका हूँ। मेरे को एक डिप चाहिए था, डिप थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, बट डिप मेरे को अभी भी और गुंजाइश लगती है। मेरे को लगता है कि एक बार निफ्टी ये 23,300 को टेस्ट करने के लिए आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम चल रहे हैं 23,390 के आसपास, तो 90 पॉइंट है। एकदम से आप आतुर मत होइएगा, आराम से ट्रेड लीजिए मार्केट के अंदर। मैं फिर से बताता हूँ, मार्केट्स में टिपिकली चेंज ऑफ हैंड्स वाली पोजीशंस बन रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ कि जैसे कितने लोग बाज़ार को गिरा रहे हैं, चला रहे हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 76 लोग, 76 लोग हैं जो इस समय बाज़ार को नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मीनिंग है, सिर्फ समझने के लिए, याद रखने के लिए। और 45 लोग ऐसे हैं जो बाज़ार को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो रेशो ना थोड़ी ख़राब है, नीचे की तरफ धक्का देने वाले लोगों की थोड़ी संख्या ज़्यादा है। एक काम आप और करेंगे, एडवांस डिक्लाइन भी स्क्रीन पे दिखाइए, खासकर एफ&ओ वाले शेयर्स की, वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी। और ये एक्सपायरी का वीक है, आपको मालूम है ना, इसमें अंदर क्या पोजीशंस को रोल करना पड़ेगा। अब देखो 31 वर्सेस 148 शेयर हैं, तो प्रेशर है आज काफ़ी। तो ये प्रेशर कितनी जल्दी रिलीज़ ख़त्म करेगा, उस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि जल्दी जल्दी ऊपर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूँ कितने लोग नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। करीब 60 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ कर रहे हैं, और ये वापस अब 35 लोग हैं जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये 51,300 वाली कॉल आपने देख ली होगी। इस समय इसका रेट चल रहा है करीब 87% ऊपर है, 370 के आसपास का रेट चल रहा है। ठीक है जी, 330 पे हमने, प्रशांत जी ने आपसे कहा था कि पार होगा तो ये बढ़िया से चलेगी। अब आप देखो 382 हो गया, और थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि ये 400 ना 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी अगर मेरा डाटा चल गया तो। और ऑलमोस्ट हम 400 के आसपास आके खड़े हो गए। 282 का रेट था, आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने सामने पे आपके ढूंढा, सिर्फ और सिर्फ डाटा की बदौलत पे। और प्रशांत जी ने हमारी बड़ी अच्छे से हेल्प की कि भाई एक काम करना, 330 पे लेना। मेरा कन्विक्शन थोड़ा पहले जागा, प्रशांत जी का बाद में जागा, लेकिन दोनों का एक ही तरफ था कि ये थोड़ा ड्रैग मारेगी और ले आएगी ऊपर। अब आपको मैं 400 दिखा भी दूंगा स्क्रीन पर, ये 398, 399, 401 मेरा टारगेट आज का 282 से 400 वाली पुट का वो ऑलमोस्ट अचीव हुआ, और मेरा मानना है कि ये कैप्चर करके रखेगा। आज आप ना पुल बैक के बारे में ना थोड़ा लेज़ी हो जाइए, क्योंकि ना शुरुआती डाटा जो बन रहा है ना, जैसे मैं आपको देखो, मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें जो मैं दिखा देता हूँ आपको, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो मैं नहीं बता पाता। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने लोग नीचे धकेल रहे हैं या कितने लोग ऊपर धकेल रहे हैं। ये टिपिकली एक सॉफ्टवेयर है, उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा था कि इस समय की पोजीशनिंग क्या आ रही है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। उसको रीड करने का मेरे को कम से कम 1.5 साल हो गया, हमने बैक टेस्टिंग मारी हुई है, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाता है। ठीक है प्रशांत जी, 400 वाला हमारा टारगेट अचीव हो गया। एक बार बुक करके बाहर निकले या फिर अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालें? जी डिम्पी जी, बिल्कुल अभी मेरे हिसाब से ट्रेल करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस है, आप चाहिए तो एक पार्शियल बुकिंग कर लीजिए 40-50% पोजीशन, और जो पार्शियल बैलेंस होगा उसको आप कॉस्ट पे यानी 330 पे रख के होल्ड कीजिए। चांसेस है कि और भी इसमें करीबन एक 40-50 पॉइंट आ जाए। एक बार ये 430-40 दिखा दे, वहां पे कंफर्टेबली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, शायद आपने रिकॉर्ड रखा हो नहीं हो, आज तक आपने और मैंने जितने ऑप्शंस डिस्कस किए होंगे इंडेक्स पे पिछले 2 से 3 महीनों में, उनमें करीबन 80-85% टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं। मुझे लग रहा है इसमें मैं आपको सबसे पहले बधाई दूँगा, क्योंकि आप डेटा के बेसिस पे बहुत बढ़िया उसको फाइंड आउट करते हो, एंड डेफिनिटली इसका व्यूअर्स को बेनिफिट होता होगा।
ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपकी हमारी जोड़ी बनी रहे। आखिरकार कुल मिला के सबका फ़ायदा है, इसमें विन विन सिचुएशन है। और मैं फिर से बताऊं, मार्केट को अगर बहुत अच्छे से रीड किया जाए ना तो इसी गिरावट वाले में आपको देखो आज 1 घंटा भी नहीं लगा फ्री होने में। और मैं बोलूँगा अगर मान लो किसी ने 300 पे लिया, चलो 330 पे भी लिया है, 70 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे में मिल जाना 20-25 मिनट के अंदर बहुत बड़ी बात है। आप लो और फ्री हो जाओ, घर बैठो, शांति से खाओ पियो, मौज करो, बाज़ार को अपने तरीके से काम करने दो, हील होने दो। ये एक्चुअली में हीलिंग स्टेज है मार्केट की। आप हीलिंग स्टेज को समझोगे कि वीक हो रहा है मार्केट, वो नहीं है। मार्केट हील कर रहा है, ठीक कर रहा है अपने आप को। भाई इसको ओवर शूट हुआ है, ये ओवर हीटेड है, ये इसको कूलिंग होना है। इसमें आज तो कूलेंट डला है पहली बार, अभी थोड़ा कूल तो हो जाने दो गाड़ी को। खूब चलेगी, बढ़िया से चलेगी, बट कूलेंट के साथ थोड़ा ठंडे होके चलने के लिए इसको समय चाहिए। बस इतना ही कहना है मेरा। और मैं आपको अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग एग्जाम्पल से ये बात बताता भी रहता हूँ। हालांकि यार देखो, आप इंडिया विक्स नहीं चल रहा। मेरी एक और डाउट भी है कि इंडिया विक्स क्यों नहीं आप तोड़ रहे, अब बढ़ा रहे आप। जब आपको मार्केट को और ड्रैग मारना है तो फिर इंडिया विक्स को क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्यों कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर पैदा कर रखी है? बट एनी हाउ, फिर भी थोड़ा अवेयर रहना, साथ में रहना, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा, ये मेरे लिए एक चिंता की बात है। अगर इंडिया विक्स बढ़ता तो फिर मैं आपसे कहता कि देखो अब आप खुल्लम खुल्ला खेलो। एक शेयर आपको और भी मैंने नोटिस करवाया था, और वो अंशुल जैन की हेल्प से नोटिस हुआ था। उसका नाम था स्टील एक्सचेंज इंडिया। ध्यान आ रहा है आपको? उस शेयर की कीमत आ चुकी है 14 रुपये 60 पैसे। 13 रुपये पे हमने नोटिस करा था। क्या 18 की तरफ बढ़ रहा है? कुणाल वी परार, एक बार ज़रा चेक करना। आज भी 150 पॉइंट की गिरावट के अंदर ये शेयर हर निशान में है। ये 18 की तरफ जा रहा है तो बने रहेंगे, नहीं जा रहा तो बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। वेल डिम्पी जी, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है 18 के लेवल बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकते हैं। आज इंट्राडे चार्ट पर देखने जाए तो गैप ओपनिंग भी हुआ है, 50 MA के ऊपर स्टॉक सस्टेन भी हुआ है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने जाए तो 13.90 का लेवल भी ब्रेक हुआ है। सो एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो लेवल है जो देखने को मिल सकता है 15.90, और जैसे वो क्रॉस होता है, आपने जो लेवल बताया 18, वो भी इजीली क्रॉस हो सकते हैं। तो व्यू डेफिनेटली होल्ड करके चलने का ही है, नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे ऐसे जो है थोड़े बड़े लेवल पे है, तो नया खरीदारी मत कीजिए। अगर आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें खरीदारी करके रखी है तो बरकरार रहिए। 18 इजीली ये टारगेट, ये काउंटर आने वाले दिनों में अचीव कर सकता है। अब मैं आपको ना फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स दिखा देता हूँ। ये दोनों ही कंडीशन में उनका टूटना ऑलमोस्ट तैसा लग रहा था। अच्छा, मान लीजिए अगर कट आ भी जाता ना, तब भी आप देखते सेलोन राइज ही हो जाता। अब आप देखो 6% फैट नीचे। चंबल फर्टिलाइज़र भी लेके आओ जरा स्क्रीन पर, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, वो भी नीचे होगा इस समय। ठीक है, एक दो शेयर और भी दिखाता हूँ आपको मैं। दिखाओ आप GNFC, दिखाओ आप चंबल फर्टिलाइज़र, दिखा दो एक बार ज़रा RCF भी दिखाना। देखो सभी के सभी शेयर्स आपको अब थोड़े प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। वजह वही है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। न्यूज़ आ गई भैया, नहीं बढ़ा रहे, टाल दिया मामला। आ भी जाती तब भी नहीं चलते। ठीक, तो इसलिए मैंने आपको लास्ट डे ही बोला था कि फर्टिलाइज़र में से निकलने का समय आ गया है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं आपको सच्चे होता अपने दिल की बात बताता हूँ मैं आपको। मेरे को ना एक शिकायत है सिर्फ आजकल की ट्रेडिंग पैटर्न से। आपको जो करना है, आपको इतनी जल्दी क्यों करना है? मार्केट को जो करना है उसको इतनी जल्दी करना है ना, आप मानोगे नहीं। उसको 2 दिन में भगाने हैं शेयर्स। अरे भाई 2 दिन में रिटेलर बेचारा समझ ही नहीं पाता, उसको तो 2 घंटा लगता है जरा सिस्टम को पकड़ने में कि सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है। आप ड्रैग पे ड्रैग मार देते हो। और जब से मार्केट के अंदर ये थोड़ा फंड्स एक्सप्लोड हो रहा है ना, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट के अंदर, देखो ट्रेडिंग बढ़े इसमें कोई दो राय नहीं, हम तो खुश हैं बहुत, लेकिन थोड़ा सा ना ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है कि रिटेलर्स को ना अब थोड़ा नॉलेज से भी अपलिफ्ट होना पड़ेगा अपने आप को। अब आप ना धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स खरीदो, अच्छी ट्रेनिंग्स लो मार्केट के अंदर। अभी वैसी वाली बात नहीं रही है पुरानी वाली। अभी क्या ना शीट जुप जुप करके चलाते हैं एक ही बार में। जब तक आप समझोगे इतने में तो हाई बना के निकाल देंगे वो ट्रेड। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको। अच्छा, उसका जब बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं, अभी आपको दिखा देता हूँ। फिर से 51-300 वाली कॉल दिखाओ। अभी 400 लगा, 50 रुपये वापस नीचे आ गई है वो, पर यहीं 400 लगते ही। ये ना सारा जब से एल्गो का सिस्टम थोड़ा बड़ा है ना मार्केट के अंदर, ये थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। बस मेरा इतना ही कहना है। मितेश पंचाल इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मितेश भाई, एक दो शेयर जरा मेरे को और पता करने जो वीक हो रहे हैं, इनकी वीकनेस कितनी गंभीर है जरा बताइएगा। पहला HDFC बैंक, कितना गंभीर है ये, इसकी वीकनेस?
नहीं देखिए, एचडीएफसी बैंक में ये मैं एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही देखूंगा। और यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्री हमारा कॉन्ट्रा कॉल होगा बाय अराउंड 1630, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आवरली चार्ट और डेली चार्ट के हिसाब से आ रहा है। सो ऑन द कॉन्ट्री दिस इज अ बाय ऑन डिप्स। मुझे नहीं लगता कि जो प्रमुख दो बैंक हैं, तीन बैंक हैं इनफैक्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इसमें कोई परसिस्टेंट वीकनेस है। इसमें जो भी वीकनेस है वो एक मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग है या करेक्शन है। इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये तीनों जो स्टॉक्स है, प्रमुख स्टॉक्स बैंकिंग के, प्राइवेट बैंक्स के, इसमें ट्रेंड जो है वीकली और मंथली के हिसाब से एकदम इंटैक्ट है। वी शुड बाय द डिप्स। तो हमारा रुझान यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का होगा। ठीक है, डन। एक काम और करते हैं, एक बार मार्केट के अंदर कुछ कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। देखो 550 पॉइंट की गिरावट तो सिस्टम में है। जब मैंने एक बड़ा शेयर चेक करवा रही हूँ तो दूसरा एक मेजर कंटेंडर और चेक करवाता हूँ, वो कुणाल वी पर आर चेक करेंगे। कुणाल सर फिर रिलायंस भी चेक करो। अच्छा मैं आपको बताऊँ क्या है, गिराने में और बढ़ाने में इन दोनों 4-5 बड़े शेयरों का बड़ा योगदान होता है। इनको ना चेक करके रखा करो। पता लगे आपकी सारी कैलकुलेशन थी कि बाजार वीको का डाटा कह रहा था वीको का, उसमें से एक बड़ा कंटेंडर आ गया, ठीक हो गया। ठीक होते उसने क्या कि डिस्टर्बेंस फैक्टर ले आया मार्केट के अंदर। रिलायंस था ना, एचडीएफसी बैंक, आपको याद है ना, 2 दिन में एचडीएफसी बैंक ने जो कमाल करके दिखाया, बैंक निफ्टी को 2000 पॉइंट 2 दिन में चलाया। एक बार रिलायंस चेक करना कुणाल। डिम्पी जी, एक साइडवेज मोमेंटम में है फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम में भी ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं तो 2850 तक के लेवल है जो हमें करेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अगर वो लेवल आता है डिम्पी जी, तो मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में हमें एंट्री करके चलना चाहिए, क्योंकि वहां से वापस ये स्टॉक हमें 100 पॉइंट का उछाल दे सकता है, यानी कि 2950 2960 तक के लेवल दिखा सकता है। तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है, लेकिन थोड़ा सा और करेक्शन बढ़ने दीजिए। अगर 2850 आता है तो वहां पे हम खरीदारी करके चलेंगे। फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह है। एक काम और करता हूँ, मैं प्रशांत जी से जल्दी जल्दी 2-4 ट्रेड और ले लेता हूँ स्पीड से, फिर हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे और सौदे बनते हैं। जहाँ पर आज थोड़ी पोजीशनिंग थोड़ी ठीक लग रही है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी ठीक है। हेवल्स एक बार ज़रा दिखाना। आज शिवांगी शारदा की ट्रेड भी था हेवल्स, उन्होंने आज लगवाया था स्टैंपिंग हमसे। शिवांगी कितना ट्रेड था हेवल्स, ज़रा हेवल्स लेके आई स्क्रीन पे। तो प्रशांत जी एक बार ज़रा चेक करना हेवल्स। ये जस्ट मेरे भी रडार में आया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट। करीबन 1924 पे चल रहा है, 1900 के नीचे 1895 1895 स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। मुझे लग रहा है सबसे पहला टारगेट जो स्विंग आया था 1975, बट मुझे लग रहा है इसके ऊपर ये 2000 तक भी पोजिशनली जा सकता है। स्ट्रेंथ है, और जो शुक्रवार के वॉल्यूम्स थे काफी हाई थे। आज के मार्केट में भी ये शुक्रवार के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आधे घंटे के ऊपर। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ मोमेंटम बढ़ सकता है। ठीक है, ये आपके लिए राय। बाजार में हम देख रहे हैं कि 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनीज है ना, जीएसटी में उनके लिए भी राहत मिली है जीएसटी काउंसिल में। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले हफ्ते ये शेयर भी चल रहे थे, जीआईसीआरई हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, ये शेयर चल रहे थे। और हमारे सहयोगी जो है अनुराग शाह, वो लगातार आपको गाइड भी कर रहे थे कि क्या आ सकता है जीएसटी काउंसिल में और क्या राहत मिल सकती है। फाइनली खबर आ गई, को इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में इनको छूट मिली है। जरा मैनेजमेंट से समझते हैं छूट कितनी बड़ी है, कितना बेनिफिट होगा। जीआईसीआरई के सीएमडी रामास्वामी नारायणन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर रामास्वामी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। सर, प्लीज गाइड अस, हाउ बिग द रिलीफ इज फॉर यू इन द जीएसटी काउंसिल? सर, काफी बड़ा रिलीफ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम इसके पीछे लगे हुए थे और गवर्नमेंट के साथ इसमें इंटरेक्ट कर रहे थे कि हमारे हिसाब से जब इंश्योरेंस होती है और उसके बाद लीड इंश्योरर उसमें को इंश्योरेंस करता है या री इंश्योरेंस करता है, तो हमारे हिसाब से वहां पे कोई फ्रेश सप्लाई की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वहां पे जो जीएसटी नोटिस आई थी वो काफी तकलीफ वाली थी हमारे लिए और पूरे इंडस्ट्री के लिए। को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस दोनों में जीएसटी नोटिस भेजे थे कि हमने शायद वहां पे ये नहीं किया है। तो काफी बड़ा वो सम रहा है
और काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि सभी कंपनियों को अगर वो पे करना पड़ता, तो काफ़ी कुछ उनका सॉल्वेंसी पे अफ़ेक्ट हो जाता। तो वो हिसाब से बहुत अच्छी बात है जो हुई है। हमने फ्रॉम अ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव इसको गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया था। हमारा जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, जिसमें हम सब मेंबर्स हैं, तो हमने उनके थ्रू ये टेकअप किया था गवर्नमेंट के साथ। और अच्छा लग रहा है कि फाइनली द गवर्नमेंट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट इज द राइट थिंग एंड रिमूव जीएसटी फ्रॉम को-इंश्योरेंस एंड री-इंश्योरेंस। सर, ये ज़रा बता पाएंगे कि प्रोडक्ट डिमांड पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा और आपको कितना बेनिफिट होगा उससे? तो बेसिकली इसमें यह है कि इसमें जो एक ओवरहैंग थी सेक्टर के ऊपर कि यार इसमें तो जीएसटी की नोटिसेस आ रहे हैं, जिसके कारण सॉल्वेंसी पे असर पड़ सकता है, वो ओवरहैंग निकल गई है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो इंडस्ट्री जो काफ़ी ग्रो हो रही है लास्ट फ्यू ईयर्स से, और आगे चल के भी ग्रो होना है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आईआरडीए का एक स्लोगन था कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी कि 2047 तक सबको इंश्योरेंस आना है, और इतना बड़ा मार्केट है, तो काफ़ी कैपेसिटीज़ की ज़रूरत है। तो इसका ये मतलब है कि नाउ दैट दिस ओवरहैंग इज गॉन ऑफ फ्रॉम द इंडस्ट्री, देयर विल बी मोर कैपेसिटीज इन द मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट और री इंश्योरेंस मार्केट में काफी सारे कैपेसिटीज आएंगे। जो काफी सारे लोग बाहर थे इंटरनेशनली, जो हमारे मार्केट को देख रहे थे और आने आने या ना आने की डिसीजन पे बैठ रहे थे, आई थिंक दोज फेंस सिटर्स विल नाउ डिसाइड टू कम इनटू द इंडस्ट्री, व्हिच इज गुड। तो एक बार वो कैपेसिटीज आ जाएंगे तो ऑब्वियसली काफी सप्लाई आ जाएगा, तो काफी अच्छा प्राइसिंग भी मिल सकता है यूजर्स को। तो इन ऑल वेज इट इज अ वेरी पॉजिटिव। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे छोटा जवाब चाहेंगे। ऑपरेटिंग अगर एक्सपेंस की बात करें तो क्या सेक्टर के लिए कोई टेलविंड है, कोई और ट्रिगर बन रहा है यहां से? ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे एक्चुअली जो अभी जीएसटी काउंसिल में हुआ है, उससे कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस दैट इफ पीपल वर टू एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस एंड टेक इट अप इन कोर्ट्स, तो जो एक्सपेंसेस थे वो। बट अदरवाइज यस, आई थिंक द इंडस्ट्री इज in the process of looking at how to control pricing, how to ensure that the costs come down, because that will enable that the final price that the user gets will be a good one. So that is something the industry is doing to ensure that the costs come down, so that overall pricing comes down. ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी हमें थोड़ा गाइड करने के लिए। के अंदर जारी है, करीब 65 पॉइंट की ही गिरावट अभी सिर्फ रह गई है निफ्टी पर। एक बार के लिए गिरावट 120 पॉइंट की चली गई थी, इसलिए बाजार के अंदर ध्यान रखिएगा, क्योंकि विक्स नहीं बढ़ रहा है। इंडिया विक्स अगर बढ़ जाता तो बाजार के अंदर गिरावट और ड्रैग मारती और स्पीड से लेके आती। बहुत सारे इंडिकेटर्स और भी हैं जिसको मैं बैक टू बैक चेक कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए बैक टू बैक अच्छे शेयर्स ढूंढ के ला रहा हूँ। कुणाल वी परार, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक शेयर के बारे में पता किया था, स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सर 15 रुपये का हो गया, 5% ऊपर आ गया सर, ऑलमोस्ट डेज हाई पे आसपास आके कामकाज कर रहा है अभी वापस से। फिर से मैं बोलूँगा स्पेसिफिक रहिएगा, आराम से ट्रेड कीजिएगा, बढ़िया ट्रेड है। बाटा इंडिया आज मार्केट के रिदम से अलग काम कर रहा है, ज़रा स्क्रीन पे दिखाना बाटा इंडिया। और इस बार क्या होता है ना कि मार्केट के अंदर पोजीशनिंग बनती है बजट से पहले। बाटा इंडिया के अंदर आज कोई गिरावट नहीं है, मैंने इसके फ्यूचर्स लगा रखे हैं, आपसे फ्यूचर्स दिखाएंगे तो बकायदा वो हरे निशान में आपको दिखेंगे। ये 1462 के आसपास चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पोजीशनिंग काम कर गई मार्केट के अंदर कि भी बजट स्पेसिफिक थोड़ा माल ले लो अभी, तो फिर होगा क्या कि बाटा इंडिया एक अच्छा मूव दे सकता है, 1500 तक भी जा सकता है। प्रशांत सावंत हैं क्या हमारे साथ लाइन पे? अगर हैं तो ज़रा एक बार उनको कनेक्ट कीजिए। तो ओह ठीक है, चलिए एक काम मैं करता हूँ, बाटा इंडिया आपको मैं नोटिस करवा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़े ट्रेड आप लें, लेकिन बाटा इंडिया आज मेरे लिस्ट में रहेगा थ्रू आउट द डे। वो इसके आज के बिहेवियर की वजह से है, क्योंकि इसका बिहेवियर एबनॉर्मल है और ये मार्केट के थोड़ा अलग हट के अपनी कोर स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो भी ये शेयर्स होता है मैं टिपिकली अपनी इसको शीट में डाल लेता हूँ और इसको नोटिस करता रहता हूँ कि हाँ अभी देखते हैं उसमें आज क्या होता है।
ठीक, अभी तक मेरे को पास सिर्फ ये बाटा इंडिया में नोटिस करने वाला, मुरुदेश्वर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टील एक्सचेंज बता चुका हूँ, बस यही शेयर अभी तक तो मेरी लिस्ट में ही है। इसके अलावा अभी और कुछ खास अभी मेरे को नोटिस नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। एक काम करें, हम कमोडिटीज़ की तरफ भी आगे बढ़ेंगे अभी, और विश्वमोहन आपको बता देंगे। मैं एक चीज़ आपको और नोटिस करा देता हूँ, जरा टॉप 50 काउंटर्स की सूची में से वापस जरा दिखाइए सन फार्मा। थोड़ी देर पहले हमने पता किया था एक्सपर्ट से, सन फार्मा डेज हाई पे आके कामकाज कर रहा है। सन फार्मा दिखाइए जरा, सन फार्मा। इंडसन बैंक डेज लो पे है, ठीक, तो ये भी एक ट्रेड होते हैं। चलते चलते कमोडिटीज़ को शुरू करें उससे पहले एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं, ऑप्शन चैंपियन सेगमेंट में। नीलेश भाई नमस्ते, बताइए सर कौन सा ऑप्शन ढूंढा है आपने? नमस्ते डिम्पी जी। ऑप्शंस जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया है वो है हेवल्स। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर। आज के सेशन में 4% का हुआ है इजाफा भी देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। और इतने खराब मार्केट में पर्टिकुलर काउंटर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। इसीलिए यहाँ पे हेवल्स का एट द मनी का कॉल ऑप्शन 1920 का जो कुछ समय पहले यहाँ पर 25-24 के रेंज में ट्रेड हो रहा था, हालांकि कुछ मिनटों में यहाँ पे एकाएक स्पर्ट भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी डिप मिले तो इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट यहाँ पे 32 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट 40 का है। हालांकि पहला टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड टारगेट जो है वो एज अ फर्स्ट टारगेट को उसको रख के चलेंगे 40 रुपीज का, एंड सेकेंड टारगेट 48 का आप कर देंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 15 का। अगर थोड़ी सी डिप इन द रेंज ऑफ 26-28 में मिलती है तब यहाँ पे इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। अंडरलाइन की बात करें तो 1960 से 1980 तक का मूव हम हेवल्स में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन एट द मनी का लॉन्ग करके चल सकते हैं। आपने ये सिलेक्ट अच्छा किया है, और थोड़ी देर पहले एक्चुअली मैं हेवल्स को नोटिस भी करवा रहा था और मैंने ये बात भी बताई थी। आज हमारे ना एक और एक्सपर्ट्स भी थी, शिवांगी शारदा, उनकी आज कॉल्स में शामिल था ये। उन्होंने तो सीधा फ्यूचर दिया, आपने उसको ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। और थोड़ी देर पहले मेरी डेरिवेटिव की शीट में भी ये हेवल्स आया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये एक ऐसा शेयर है जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस अच्छी बन रही हैं, और मैंने आपको नोटिस भी करवाया था। शिवांगी शारदा का टारगेट है 1960 का, और अभी आप भी बता रहे हैं कि ट्रेड है। ये दोनों दिखाओ एक बार स्क्रीन पे। जिसको फ्यूचर लेना फ्यूचर ले रखा है, जिसने उस कैश का पड़ा वो कैश का पड़ा रहेगा, और जिसको ऑप्शंस ले लेने हैं तो एक बार नीरज भाई ने जो ऑप्शंस आपको बताई है वो भी आप नोटिस कर लेना, ठीक है। तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, जैसे भी आपको पड़ता खाता हो वैसे आप वहाँ पे देख सकते हो, इसको ले भी सकते हैं, ठीक जी। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट के अंदर अगर वापस से लौटें तो आपको वही दिख रहा होगा, करीब 90 पॉइंट की गिरावट, 450 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट है। स्पेसिफिक होके काम कीजिएगा। डाटा जो एक पुल बैक का बन रहा है ना, उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ।